हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो एक नया एनिमे है और इसका नाम है द मॉन्स्टर एजेंसी। और मैं इसका आज पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसीलिए अगर वीडियो को तुम्हें अच्छा लगता है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एंड ठीक है, बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आतुशी नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि खाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो भूख की वजह से मरने वाला था और उसको ऑर्फनेज से भी निकाल दिया था, यानी कि अनाथ आश्रम से भी उसे निकाल दिया गया था और इसीलिए उसके पास ना तो कोई रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए उसके पास खाना था। इसके बाद आतुशी हिम्मत करके बोलता है कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे अब चोरी करना पड़ेगा। और उसे याद आता है कि कैसे अनाथ आश्रम से उसे बिना कुछ बताए ही निकाल दिया गया, यानी कुछ बिना रीजन दिए ही उसे निकाल दिया गया और इसकी वजह से वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। पर वो खुद को फिर से मोटिवेट करने के लिए कहता है कि अब मुझे जो भी इंसान पहले दिखेगा मैं उसे लूट लूंगा। फिर उसके पीछे से एक बाइकर जाता है जो कि बहुत तेजी से जाता है, जिसको लूटना तो दूर की बात आतुशी उसके आसपास भी नहीं जा पाता। इसके बाद एक मिलिट्री पुलिस का ग्रुप वहां से गुजरता है जो देखकर आतुशी डर के मारे अपना प्लान ही बदल देता है। तभी उसको नदी में से कोई आवाज आती है और जब वो देखता है तो वहां पर एक इंसान डूबकर मर रहा होता है और आतुशी सोचता है कि वो एक मरते हुए इंसान को थोड़ी ना लूट सकता है। पर एट द एंड आतुशी उसको बचाने के लिए जाता है और उसे बचा भी लेता है। देन अगले सीन में हम एक देखते हैं कि उस इंसान को होश आ चुका होता है और उसका नाम दजाई होता है जो कि गुस्से में होता है क्योंकि उसे मरने से बचा लिया गया। दजाई आतुशी को बोलता है कि मैं सुसाइड करने वाला था लेकिन तुमने बीच में टांग अड़ा दिया, लगता है मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है, तो बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तभी आतुशी के पेट से आवाज आने लगती है, मतलब उसे भूख लगी होती है। दजाई बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है। आतुशी बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी दजाई के पेट से भी सेम आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर के आतुशी थोड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि चलो हम एक साथ खाने के लिए जाते हैं। जिसमें कि दजाई बोलता है कि लेकिन मेरा वॉलेट तो नदी में ही गिर के बह गया। और इसके बाद आतुशी फिर से उदास हो जाता है। तभी ब्रिज के ऊपर से दजाई को कोई बुलाता है जिसका नाम की कुनिकिदा होता है और ये दजाई का कलीग होता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि दजाई की सुसाइड के चक्कर में उसका डेली स्केड्यूल खराब हो गया है। दूसरी तरफ दजाई कुनिकिदा के बात पर ध्यान नहीं देता है। आतुशी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि आज हमें कुनिकिदा ट्रीट देगा, जिसे सुनकर के कुनिकिदा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद कि सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर कि आतुशी एक के बाद एक प्लेट चट करता जाता है और उसका पेट लगभग फुटबॉल जैसा हो चुका होता है, जो देखकर कि कुनिकिदा शॉक पे पड़ जाता है। फिर आतुशी अपने बारे में बताता है कि उसको ऑर्फनेज से बाहर निकाल दिया गया है और अब उसके पास ना तो खाने का कोई बंदोबस्त है और ना ही कहीं रहने का। जो सुनने के बाद कुनिकिदा बोलता है कि दजाई अब बस बहुत हो गया, अब हमें अपने काम पर लौट जाना चाहिए। आतुशी बोलता है कि आप लोग कैसा काम करते हो, जिसमें कि दजाई बोलता है कि हम लोग डिटेक्टिव्स हैं। फिर कुनिकिदा बोलता है कि हम लोग आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी से हैं। जो सुनने के बाद कि आतुशी पूरा शौक में पड़ जाता है, अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इस एजेंसी का नाम बहुत बार सुना है और इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये पुलिस और मिलिट्री जैसा काम नहीं करते और इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी होती हैं, लेकिन इन दोनों को देखकर वैसा लग तो नहीं रहा। इसके बाद कुनिकिदा बताता है उसे कि हम लोग एक टाइगर को ढूंढ रहे हैं जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा अपीयर हो रहा है और वो इंसानों को खाता है। ये सुनने के बाद आतुशी इतना ज्यादा डर जाता है कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुनिकिदा उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम टाइगर के बारे में जरूर कुछ जानते हो, अगर जानते हो देन तुम्हें हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर आतुशी बोलता है कि असल में टाइगर मेरे पीछे है, इस टाइगर ने मेरे ऑर्फनेज को तबाह कर दिया है और इसके बाद वहां से मुझे निकाल दिया गया और एक रात जब मैं शुरू से गुजर रहा था तब वो टाइगर मेरे पीछे अपीयर हुआ, लेकिन मैं वहां से भाग गया। और ये सुनने के बाद दजाई आतुशी को उसके साथ उस टाइगर को पकड़ने के लिए बोलता है क्योंकि इसका मानना है कि आतुशी जहां पर भी जाता है वो टाइगर वहां पर आता है। और इसके बाद तो आतुशी के डर के मारे शरीर पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाता है और वो इस ऑफर को मना करने वाला होता है, लेकिन दजाई उसको रिवॉर्ड का लालच दे देता है जिसकी वजह से आतुशी मान जाता है। अगले सीन में ये दोनों एक स्टोर रूम में होते हैं और दजाई वहां पर एक बुक पढ़ रहा होता है, जिसे देख करके आतुशी बोलता है कि तुम इतने अंधेरे में कैसे किताब पढ़ रहे हो। दजाई बोलता है कि मेरा विजन बहुत अच्छा है। इसके बाद वहां पर कुछ गिरने की आवाज आती है और ये सुनकर आतुशी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो टाइगर आ चुका है। दजाई बोलता है कि आतुशी कोई टाइगर नहीं आया है, लेकिन आतुशी मानता नहीं है और वो अभी भी पैनिक हो रहा होता है। इसके बाद कि दजाई आतुशी की ओर पॉइंट करके बोलता है कि एक ऑर्फनेज से सिर्फ एक लड़के को क्यों निकालेंगे, जिसे सुनकर आतुशी बोलता है कि दजाई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दजाई बोलता है कि तुम यहाँ पर 4 दिन पहले आए थे और वो टाइगर भी यहाँ पर 4 दिन पहले ही दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि वो टाइगर कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो आतुशी। और धीरे धीरे आतुशी उस टाइगर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और दजाई को समझ में आ जाता है कि आखिरकार आतुशी को टाइगर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मून लाइट की जरूरत पड़ती है। तभी वो टाइगर दजाई के ऊपर हमला कर देता है और दजाई उस हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और वो टाइगर उस पर बार बार अटैक करता जाता है और दजाई भी उसे डॉज करता जाता है और वो डॉज करते करते सिर्फ एक उंगली की मदद से उस टाइगर को फिर से आतुशी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यहाँ पर हमें दजाई की पावर के बारे में मालूम पड़ता है कि एक सिंपल टच से वो दूसरे के एबिलिटीज को डिसेबल कर सकता है। तभी वहां पर कुनिकिदा अपने बाकी मेंबर्स के साथ आ जाता
आता है और वो दजाई पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि दजाई को पहले से ही मालूम था कि वो टाइगर कहाँ पर अपीयर होने वाला है और वो एक्चुअल में है कौन। और वो लोग यहाँ पर इसीलिए आ पाए क्योंकि दजाई ने उनके लिए एक नोट छोड़ के रखा था। वहीं हम दजाई के फुल मेंबर्स यहाँ पर देख पाते हैं और इन सबके पास अलग अलग सुपर पावर्स होती है, जो कि हम लोग आगे के एपिसोड में जाकर देख पाएंगे। दूसरी तरफ आतुशी को होश आ जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या। दजाई उसे अपने हाथ की ओर देखने के लिए कहता है और जब अपने हाथ की ओर देखता है वो उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसका एक हाथ अभी भी टाइगर के फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। और दजाई आतुशी को कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है और वैसे आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर आतुशी सोकर उठता है और उसे पिछले दिन की कुछ बातें याद होती हैं। तभी वहाँ पर फोन बजने लगता है और आतुशी पैनिक फिर से करने लगता है, पर जैसे तैसे करके वो फोन को उठाता है और वो फोन दजाई ने किया होता है। दजाई आतुशी को बोलता है कि तुम्हारे साइड में कपड़े पड़े, उन्हें पहन लो और जल्दी से मेरे पास यहाँ पर आ जाओ क्योंकि एक इमरजेंसी है। और ये सुनकर आतुशी सीरियस हो जाता है और इसके बाद आतुशी रेडी हो जाता है और वो दजाई के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसके पास जा पहुंचता है, जहाँ पर कि दजाई एक ड्रम में फंस गया होता है, जिसे देखकर आतुशी बोलता है कि क्या ये सब किसी एनिमी ने किया है तुम्हारे साथ। दजाई बोलता है कि नहीं, मैं सुसाइड करने गया था इस ड्रम में, और आतुशी को ड्रम के अंदर सुसाइड करने का तरीका बताता है। पर वो कहता है कि पर मैं इसमें फंस गया और मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे तुम यहाँ से निकालो क्योंकि मुझे एक इस तरह से मरना है जिस तरीके से मुझे दर्द ना हो। इसके बाद आतुशी उस ड्रम को धक्का देता है, जिसकी वजह से दजाई उसमें से निकल जाता है। देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। दजाई बोलता है कि सुपर नेचुरल पावर्स को बहुत ही कम लोग पोजेस कर पाते हैं और जो लोग इसको पोजेस करते हैं वो लोग गिफ्टेड होते हैं। जिसे सुनने के बाद कि आतुशी थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि दजाई आपने बोला कि जो लोग सुपर नेचुरल पावर को पोजेस करते हैं वो लोग गिफ्टेड होते हैं, मतलब कि आप आपके मेंबर्स सभी गिफ्टेड हो, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उस टाइगर में ट्रांसफॉर्म भी हो जाऊं तब भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर आतुशी उनके एजेंसी में ज्वाइन होने का ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद कि दजाई बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, और आतुशी कहता है कि मैं एक ऐसा जॉब ढूंढूंगा जिससे कि मैं हैंडल कर सकूं। मुझे पता नहीं कि मैं वो जॉब कैसे ढूंढूंगा, पर एक ना एक जॉब तो मैं ढूंढ ही लूंगा। दजाई बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है वैसे। ये सुनकर आतुशी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं और आतुशी पूछता है कि आखिरकार वो जॉब कैसा है। दजाई बोलता है कि मैं अभी तुमको उस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, पर उस जॉब को पाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। और ये सुनकर आतुशी थोड़ा सा शॉक में पड़ जाता है। तभी वहां पर कुनिकिदा आ जाता है और हमेशा की तरह दजाई पर गुस्सा होने लगता है और वो दजाई को उल्टा सीधा बोलता है। फिर दजाई कुनिकिदा को इस एजेंसी में अपने इंपॉर्टेंस समझाता है, लेकिन कुनिकिदा किसी की भी नहीं सुनता है और वो दजाई को 6 महीने का रिपोर्ट दिखाने लगता है कि कैसे कैसे उसने बीच में काम के गड़बड़ी कर दी थी। लेकिन दजाई फिर से कुनिकिदा को चिढ़ाता है, जिसकी वजह से कुनिकिदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दजाई को मारने लगता है। और ये देखकर आतुशी सोचता है कि दोनों कितने अजीब है यार। दूसरी तरफ कुनिकिदा बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि हमारे ऑफिस में एक बॉम्बर ने एक लड़की को पकड़ लिया है और ऑफिस को बॉम्ब उड़ाने की धमकी दे रहा है, हमें जल्दी से ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम लोग उस बॉम्बर को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी का प्रेसिडेंट को बुला रहा होता है। दजाई और बाकी सब चुपके से अंदर घुस जाते हैं और जिसके बाद ये लोग अपना डिस्कशन शुरू कर देते हैं। दजाई बोलता है कि अगर बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको किसी चीज से ढक पाए तो कुछ बात बन सकती है। फिर दजाई और कुनिकिदा का डिस्कशन को देखकर आतुशी को लगता है कि ये दोनों अपनी पावर्स को यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों रॉक पेपर और सीजर्स खेलने लगते हैं और इसमें कुनिकिदा हार जाता है और इसकी वजह से वो बॉम्बर के सामने जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि अगर तुमने इस बॉम्ब को एक्टिवेट करा तो ये बिल्डिंग के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और बॉम्बर कहता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो जैसे तैसे करके कुनिकिदा को धमका कर उसको एक जगह पर बैठा देता है और वो आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी के प्रेसिडेंट को बुलाता है। और इसे देखकर दजाई बोलता है कि लगता है इस बॉम्बर की कोई दुश्मनी है एजेंसी के साथ और इसीलिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि इस एजेंसी में नहीं हो। और ये सुनकर ही आतुशी को कुछ बुरा फील होने लगता है। तभी दजाई बोलता है कि आतुशी अब तुम ही कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम ही हो जो कि इस एजेंसी के ऑफिशियल मेंबर नहीं हो। फिर दजाई को कुछ न्यूज़पेपर आतुशी को देता है और वो उसको न्यूज़पेपर बॉय की एक्टिंग करने के लिए कहता है। इसके बाद डर डर कर आतुशी उस बॉम्बर के पास चला जाता है और उसको देखकर वो बॉम्बर और भी गुस्सा हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम तो इस एजेंसी के नहीं लगते, तुम कौन हो। आतुशी उस बॉम्बर को समझाने लगता है और वो बोलता है कि अगर ये बॉम्ब फट गया तो तुम भी मारे जाओगे, आखिरकार मैं जी कर करूंगा भी तो क्या। ये सुनने के बाद आतुशी बोलता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो, तुम एक अच्छी छत के नीचे सो सकते हो और तुम एक नई सुबह के साथ एक नए दिन की शुरुआत भी कर सकते हो। तभी पीछे से दजाई कुनिकिदा को ऑर्डर करता है और कुनिकिदा अपने एबिलिटी की मदद से एक वायर गन निकालता है, मतलब कि कुनिकिदा अपने नोटबुक में जो भी लिखेगा वो असल जिंदगी में उसके पास आ जाएगा। ये एबिलिटी कुछ हद तक अपने वो शाकाला का बुम बुम वाली पेंसिल जैसा है, क्या पता इसके राइटर ने चार उत्सव देखा हो, नो वन नोस। और फिर कुनिकिदा उस बॉम्बर को पकड़ लेता है। वहीं दजाई कुनिकिदा का फिर से मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद कुनिकिदा गुस्से में आकर दजाई को मारता है और इसी का फायदा उठाकर वो बॉम्बर वो रिमोट फिर से हथियार लेता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है। और इसके बाद तो आतुशी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसको याद आता है कि दजाई ने जो बोला था, यानी कि अगर तुम बॉम्ब को किसी से ढक दोगे तो शायद कुछ हो सकता है,
पर आतुशी को कुछ भी ढकने के लिए नहीं मिलता और इसीलिए वो खुद को एज अ कवर यूज करता है और उस बॉम्ब को ढक लेता है, भले इसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। इसके बाद कि उस बॉम्ब का काउंटडाउन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है क्योंकि ये सब एक टेस्ट था और एक वही टेस्ट है जिसके बारे में कि दजाई आतुशी को बोल रहा था, क्योंकि वो लोग देखना चाहते थे कि आतुशी इस एजेंसी को ज्वाइन करने के लायक है भी या नहीं। और जो बॉम्बर था उसका नाम था तानीजाकी और जो हॉस्टेज थी उसका नाम था नाओमी और ये दोनों यहाँ पर पार्ट टाइम असिस्टेंट का जॉब करते हैं और ये दोनों भाई बहन है और इन दोनों का प्यार भाई बहन से भी ज्यादा गहरा है। ठीक तभी वहां पर एजेंसी का प्रेसिडेंट आ जाता है और वो टेस्ट को देखने के बाद पूरा डिसीजन दजाई के ऊपर छोड़ता है और इसके बाद फाइनली आतुशी एजेंसी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एक कैफे में बैठे होते हैं जहां पर कि तानीजाकी आतुशी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि इस टेस्ट के दौरान उसे उसके साथ बुरा बर्ताव करना पड़ा। वहीं नाओमी तानीजाकी को बहन वाला प्यार कर रही होती है, मतलब कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही होती है, दोनों के बीच में कुछ ज्यादा गहराई होती है प्यार वाली। और उन्हें देखकर आतुशी को थोड़ा सा शक होता है और वो पूछता है कि क्या तुम लोग सच में भाई बहन हो, जिसमें कि नाओमी बोलती है कि हाँ हम दोनों ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स हैं। तभी वहां पर कुनिकिदा उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है और वो तानीजाकी और नाओमी को बोलता है कि अगर तुम लोग ऐसा ही बर्ताव करोगे तो तुम हमारे एजेंसी का नाम बदनाम कर दोगे। दजाई मैं सही बोल रहा हूँ ना। दूसरी तरफ दजाई कुनिकिदा की बातों को सुन ही नहीं रहा होता है, वो तो कैफे के एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जो देखकर कुनिकिदा गुस्से में आकर दजाई को मारता है। और बातों बातों में आतुशी उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले क्या काम करते थे, जिसमें कि दजाई बोलता है कि तुम गैस क्यों नहीं करते और आतुशी तानीजाकी और नाओमी को स्टूडेंट्स गैस करता है और वो सही होते हैं। फिर वो कुनिकिदा के बारे में गैस करता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक पब्लिक वर्कर थे। इसके बाद दजाई बोलता है कि तुम करीब हो, लेकिन कुनिकिदा पहले एक मैथ्स टीचर था। और इसके बाद की आतुशी दजाई के पास्ट काम के बारे में गैस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आखिरकार दजाई इससे पहले क्या करता था। तभी तानीजाकी बोलता है कि अगर कोई भी दजाई का पहला प्रोफेशन बता पाया तो उसको रिवॉर्ड में मिलेगा 7 लाख येन। और इस रिवॉर्ड के बारे में सुनकर आतुशी के अंदर एक अलग ही जोश भर जाता है और फिर एक के बाद एक प्रोफेशन के बारे में बताने लगता है, लेकिन उनमें से एक भी प्रोफेशन सही नहीं होता है। यानी कि दजाई के पास्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता, फिलहाल तो किसी को नहीं पता, यानी कि उसका पास्ट काफी सीक्रेटिव है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि तानीजाकी के फोन में एक क्लाइंट का कॉल आता है। फिर ये सभी लोग एजेंसी में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक लड़की होती है जिसका देख करके दजाई उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देख करके कुनिकिदा दजाई को मारता है और उसको एक कमरे के अंदर लेके जाता है। वहां पर उसकी अच्छी खासी धुलाई होती है। दूसरी तरफ वो लेडी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है कि उनकी कंपनी के पीछे एक गली में कुछ स्मगलर्स घूमते हैं, जो सुनकर कि कुनिकिदा बाहर निकल कर आता है और वो उस जॉब को आतुशी और तानीजाकी को दे देता है। तभी नाओमी बोलती है कि अगर तानीजाकी इस जॉब में इन्वॉल्व है देन वो भी जॉब में काम करेगी। इसके बाद कि आतुशी उस जॉब में जाने से पहले कुनिकिदा आतुशी को एक आदमी के फोटो दिखाता है और वो बोलता है कि इसका नाम आक्तागावा है और इस सिटी में सबसे खतरनाक पोर्ट माफिया गैंग का एक मेंबर है। अगर तुम इससे किसी भी जगह पर भी मिले तो सिर्फ बचकर वहां से भाग जाना। जिसमें आतुशी बोलता है कि क्यों। कुनिकिदा बोलता है कि क्योंकि इसके पास भी हमारी जैसे ही सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं और वो बहुत ही डेंजरस है। तो अगले सीन में हम लोग आक्तागावा को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में जाता है एक सूटकेस लेकर और उसको देखते ही पुलिस समझ जाती है कि ये कौन है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते आक्तागावा अपनी एबिलिटी से उन पर अटैक करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने उन दोनों पुलिस वालों को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और इसके कुछ ही देर बाद ही वो पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लेडी आतुशी और बाकी सबको एक गली में लेकर जाती है, जहां पर जाने के बाद उन लोगों को काफी अजीब लगता है। और तभी वो लेडी बोलती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम लोगों को ट्रैप में फंसा दिया है। और इसके बाद कि वो आक्तागावा को फोन करती है और बोलती है कि मैंने उन लोगों को पकड़ लिया है। और आक्तागावा का नाम सुनकर आतुशी और तानीजाकी तो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो लेडी उन पर गन से फायर कर देती है। और बाय द वे उस लड़की का नाम हिगुची होता है जो कि पोर्ट माफिया की एक मेंबर है और वो तानीजाकी के ऊपर गन से फायर कर देती है, लेकिन बीच में नाओमी आ जाती है जिसकी वजह से सारी की सारी गोलियां उसे लग जाती हैं और वो तानीजाकी के ऊपर गिर जाती है। और ये सब देखकर तानीजाकी सदमे में चला जाता है। और दूसरी तरफ आतुशी इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि वो फ्रीज हो जाता है। तभी पीछे से हिगुची तानीजाकी के ऊपर बंदूक तान देती है और वो बोलती है कि देन अब तुम भी मरने वाले हो। इस सब के बाद तानीजाकी को गुस्सा आ जाता है और वो आतुशी को पीछे हटने के लिए बोलता है और अपनी एबिलिटी को यूज करता है जिसका कि नाम होता है लाइट स्नो। इसकी वजह से वहां पर स्नो गिरने लगती है और तानीजाकी उस स्नो में छुप जाता है, इसकी वजह से कि हिगुची तानीजाकी को नहीं देख पाती और वो मौका का फायदा उठाकर तानीजाकी पीछे से हिगुची का गला घोंटने लगता है।
पर वहां पर अक्तागावा आकर पहुंच जाता है और वो तानीजाकी को पीछे से घायल कर देता है। और अक्तागावा को देखकर हिगुची बोलती है कि मैं अकेले इन्हें संभाल ली थी, और जिसके जवाब में अक्तागावा हिगुची को थप्पड़ मारता है। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे वो टाइगर जिंदा चाहिए, पर तुम यहाँ पर तो गोलीबारी कर रही हो। खैर छोड़ो। इसके बाद अक्तागावा आतुशी को बोलता है कि मेरा इंटेंशन सिर्फ तुमको जिंदा पकड़ने का था, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे बेचारे दोस्त मारे गए। और ये सुनकर आतुशी को शॉक लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। फिर अक्तागावा अपनी एबिलिटी को यूज करता है जिसका कि नाम होता है राशोमोन। इस एबिलिटी की वजह से अक्तागावा के शरीर के पीछे से एक ब्लैक मॉन्स्टर निकलता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन इस बार जानबूझकर अक्तागावा आतुशी को छोड़ देता है और बोलता है कि मुझे तुम जिंदा चाहिए, लेकिन अगली बार कोई भी चालाकी करी तो मैं तुम्हारा पैर काट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ तानीजाकी आतुशी को वहां से भागने के लिए बोलता है। तभी आतुशी को याद आता है कि कुनिकिता ने एक बात बताई थी कि कभी भी एजेंसी का नाम बदनाम मत होने देना। और ये सोचकर आतुशी भागकर अक्तागावा के पीछे से एक बंदूक को उठाकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एक भी गोली अक्तागावा को छू भी नहीं पाती है। और फिर अक्तागावा अपने राशोमोन को यूज करके इस बार सच में आतुशी का पैर काट देता है, और इसकी वजह से आतुशी दर्द के मारे रोने लगता है। तभी उसे याद आता है कि अपने बचपन में जब वो एक ऑर्फनेज में रोता था, तब उसके ऑर्फनेज के मास्टर उसे बोलते थे कि तुम रो भी नहीं सकते, क्योंकि रोने का हक सिर्फ उन्हें ही है जिनके पेरेंट्स हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तो इसलिए तुम्हें रोने का भी हक नहीं है। और ये सोचने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और अपने टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसका पैर वापस से रीजनरेट हो जाता है। इसके बाद वो सीधा अक्तागावा के ऊपर झपटा मारता है, लेकिन अक्तागावा साइड होकर खुद को बचा लेता है। वहीं बीच में हगुची उस टाइगर पर अपने गन से फायर करती है, पर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। फिर वो टाइगर हिगुची को मारने वाला होता है कि तभी अक्तागावा उसको बीच से काट देता है, लेकिन सही वक्त पर तानीजाकी अपनी एबिलिटी को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से अक्तागावा का अटैक बेअसर हो जाता है और वो टाइगर पीछे से अक्तागावा के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और दूसरी ओर अक्तागावा उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बीच में दजाई आ जाता है और उन दोनों को ही रोक लेता है अपनी पावर का यूज करके। देन दजाई को देखकर हिगुची पूछती है तुम यहाँ पर कैसे? तो जवाब में दजाई बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते वक्त तुम्हारे पॉकेट में एक रिकॉर्डर रख दिया था और एक ट्रांसमीटर भी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच पाया। और फिर हिगुची दजाई के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जिसके बाद कि अक्तागावा बोलता है कि गन को नीचे करो, क्योंकि वैसे भी तुम दजाई को हरा नहीं पाओगी। और वो दजाई को बोलता है कि तुमने तो इस बार उसे बचा लिया, पर अगली बार हम लोग उसे ले जाएंगे, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इस टाइगर की कीमत 7 बिलियन येन है। फिर अक्तागावा दजाई को एक एक्सपोर्ट मेंबर कह के बुलाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि दजाई ने एजेंसी ज्वाइन करने से पहले एक पोर्ट माफिया मेंबर था, यानी कि अब हमें पता चल गया कि वो इससे पहले क्या करता था। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग आतुशी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और जो होश आ जाता है और याद करने लगता है कि उसके और बाकी सबके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद कि वो पैनिक करने लगता है कि तभी साइड से कुनिकिता बोलता है कि पैनिक मत करो, वो दोनों बिल्कुल ठीक है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग तानीजाकी को देख पाते हैं, जिसको कि एक लेडी डॉक्टर जिनका नाम की योशानो होता है वो ट्रीटमेंट कर रही होती है, और ट्रीटमेंट थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है बाय द वे। फिर कुनिकिता आतुशी को बोलता है कि तुम्हारे ऊपर 7 बिलियन येन का इनाम है ब्लैक मार्केट में, और इसी वजह से तुम जहां भी जाओगे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे। और ये सुनकर आतुशी और भी पैनिक करने लगता है। इसको देखकर ही कुनिकिता बोलता है पैनिक मत करो, मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। और आतुशी भी नोटिस करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद कुनिकिता कितना ज्यादा शांत हो रखा है। पर फिर वो नोटिस करता है कि कुनिकिता जिस नोटबुक को इतनी देर से पढ़ रहा है ये तो उल्टा है। और जब ये बात वो कुनिकिता को बताता है, कुनिकिता उस पर गुस्सा करने लगता है और तब उसे मालूम पड़ता है कि इसकी भी फटी हुई है यार, बस वो कूल बनने का नाटक कर रहा है। तो अगले सीन में हम लोग बहुत सारे पोर्ट माफिया मेंबर्स को देख पाते हैं जो कि एक रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। और वो वर्कर्स पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर कि वो माफिया बोलता है कि हमने सुना है कि तुम लोग पोर्ट माफिया के कार्गो को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हो, और हम लोग सिर्फ वही कंफर्म करने के लिए आए हैं। और इसके बाद कि वो वर्कर उस माफिया के एक मेंबर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो माफिया अपनी एबिलिटी की मदद से उस वर्कर को ही दूर फेंक देता है और एक एक करके उसकी सारी की सारी हड्डियां को भी तोड़ देता है, जिससे कि वो वर्कर्स वहीं पर मर जाता है। और वो माफिया वहां से चला जाता है और उसी के साथ अपने सारी मेंबर्स को वहां पर प्रेजेंट हर किसी आदमी को गन से भून देने के लिए कहता है। और देखते ही देखते वो सारे के सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आतुशी एजेंसी से एक एक्सप्लोजन को देखता है, और ये एक्सप्लोजन उसी जगह पर हुआ होता है जहां पर कि वो पोर्ट माफिया ने अटैक किया था। नेक्स्ट आतुशी उस कंफर्म करने के लिए वही एक्सप्लोजन की जगह पर जाता है, और वहां पर पहले से मीडिया और पुलिस आ गए होते हैं और सभी लोग इतने सारे मरे हुए वर्कर्स को देखकर डर जाते हैं और वहां आसपास बात करते हैं कि ये सब ब्लैक लिजर्ड के गैंग ने किया है और ये गैंग पोर्ट माफिया के अंडर काम करते हैं।
जो कि पोर्ट माफिया के सबसे खतरनाक गैंग में से एक है। और ये सब सुनकर और देखकर आतुशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो टेलीफोन बूथ पर जाकर हिगुची को कॉल करता है और ये बोलता है कि मैंने डिटेक्टिव आर्म्ड एजेंसी को छोड़ दिया है और अब मैं अकेले ही हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम मुझे पकड़ के बताओ। वहीं दूसरी तरफ अचानक से आतुशी को ये सब बात सुनकर हिगुची समझ जाती है कि आतुशी पोर्ट माफिया और आर्म्ड एजेंसी के बीच में कोई भी वार नहीं चाहता है। इसके बाद की हिगुची ब्लैक लिजर्ड के गैंग को कॉल करती है। दूसरी तरफ आतुशी काफ़ी ज़्यादा उदास होकर एजेंसी में जाता है और वहाँ पर कुनिकिदा काम कर रहा होता है और आतुशी से मदद मांगता है। आतुशी उसके बात को इग्नोर करके बोलता है कि एजेंसी अब सुरक्षित है, अब डरने की कोई भी बात नहीं है, और ये बोलकर वो एक बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग ब्लैक लिजर्ड के गैंग्स को देखते हैं जहाँ पर कि 2 मेंबर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और उनमें वैसे भी कुछ खास रिश्ता नहीं होता है। देन अगले सीन में हम लोग आक्तागावा को देख पाते हैं। जेल में बंधी पड़ी हुई एक लड़की से बात करता है। हमें उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता बाय द वे, बट खैर छोड़ो। फिर आक्तागावा उस लड़की को मारने ही वाला होता है। फिर हम ब्लैक लिजर्ड के गैंग को देख पाते हैं और वो आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी में पहुंच जाते हैं और वो सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर ही कुनिकिदा और बाकी सब मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आतुशी चलते चलते अब एजेंसी से काफ़ी दूर आ चुका होता है और वो काफ़ी उदास भी होता है। वो सोचता है कि कैसे उसको ऑर्फनेज से निकाल दिया गया, पर उसे जैसे तैसे एक एजेंसी में काम करने का मौका मिला, पर मजबूरी में अब उसे वो भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। आतुशी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे गनफायर की आवाज़ आती है और ये आवाज़ आर्म डिटेक्टिव एजेंसी से ही आ रही होती है, यानी उसी बिल्डिंग से। और वो समझ जाता है कि ये ज़रूर, या फिर इस अटैक के पीछे ज़रूर पोर्ट माफिया मेंबर्स ही हैं, जिसकी वजह से आतुशी एजेंसी की तरफ दौड़ के जाने लगता है और जैसे तैसे करके आतुशी एजेंसी में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर उसको कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। आतुशी एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ की हालत तो कुछ और ही। वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कुनिकिदा और बाकी सारे मेंबर्स तो ब्लैक लिजर्ड मेंबर्स को धो रहे होते हैं, और ये देखकर आतुशी अपने मन में बोलता है कि ये लोग तो पोर्ट माफिया मेंबर्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। एंड ऑब्वियसली उसका डाउट तो बनता ही है, क्योंकि इसने बस उन्हें फ्लर्ट करते ही देखा है और अजीब गरीब काम करते ही देखा है। फाइट करते हुए तो पहली बार देख रहा हूँ ये। इसके बाद कुनिकिदा आतुशी को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम इतनी देर से कहाँ खो गए थे, और वो सब कुछ हिसाब करने लगता है कि ऑफिस में जितनी भी तोड़फोड़ हुई है आखिरकार उसको वापस बनाने में कितना पैसा लगेगा। दूसरी तरफ एजेंसी का एक मेंबर कुनिकिदा से पूछता है कि आखिरकार इन लोगों का करना क्या है, जिसमें कि कुनिकिदा बोलता है कि क्या करना है, खिड़की से फेंक दो सबको, और वो लोग उन सबको खिड़की से 3री मंजिल से फेंक देते हैं। वहीं आतुशी को लगता है कि एजेंसी के सारे मेंबर्स मर गए, लेकिन वो सभी जिंदा होते हैं, और ये देखकर आतुशी खुशी के मारे रोने लगता है, और ये देखकर कुनिकिदा भी उसको चिढ़ाने लगता है। सभी लोग ऑफिस को साफ कर रहे होते हैं और आतुशी को साफ करते करते एक एजेंसी के ऊपर नजर जाती है जिसका नाम की रानपो-सान होता है, और ये एक असिस्टेंट को बोलता है कि क्या तुम मेरे इस बोतल में से इस मार्बल को निकाल कर दोगे। और ये सुनकर वो असिस्टेंट उस बोतल को तोड़कर उसमें से वो मार्बल को निकाल कर रानपो-सान को दे देता है, और वो मार्बल रानपो-सान को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं ये सब देखकर आतुशी को रानपो-सान थोड़ा सा अजीब और थोड़ा सा शक लगता है उसके ऊपर, और कुनिकिदा के पास रानपो-सान के बारे में जाकर वो चुगली करता है कि तभी रानपो-सान कुनिकिदा को बोलता है कि मेरा केस रह गया है जिसे कि पुलिस सॉल्व ही नहीं कर पा रही है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि पुलिस मेरे बिना कोई केस सॉल्व ही नहीं कर पा रही है आजकल, क्योंकि मेरे पास है सुपर रिडक्शन एबिलिटी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट एबिलिटी है। वहीं कुनिकिदा बोलता है कि तुम्हारी मदद से ही तो हमारी एजेंसी चल रही है, और बाकी सब मेंबर्स भी इस बात से एग्री करते हैं और रानपो-सान की तारीफ भी करते हैं। फिर कुनिकिदा आतुशी को बोलता है कि तुम भी रानपो-सान के साथ असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पर जाओ, पर रानपो बोलता है कि मुझे कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, हाँ पर मुझे ट्रेन में थोड़ी सी दिक्कत होती है ट्रैवल करने में, तो हाँ तुम मेरी वहाँ पर मदद कर सकते हो। देन आतुशी और रानपो-सान ट्रेन से जा रहे होते हैं जहाँ पर कि रानपो उसी मार्बल को घूरता रहता है, और आतुशी अपने मन में सोचता है कि क्या रानपो-सान अपनी एबिलिटी से कुछ कर भी सकता है। फिर ये दोनों अपने काम में जगह पर जाकर पहुंच जाते हैं, और रानपो-सान एक नए आदमी को देखकर बोलता है कि यासुई-सान कहाँ पर है, जिस पर कि वो आदमी बोलता है कि मैं मिनोरा हूँ और मैंने यासुई-सान के केस को अपने हाथों में लिया है। असल में ये जो केस है ये एक मर्डर केस है, जो कि पहले यासुई-सान संभाल रहे थे, लेकिन अब मिनोरा संभाल रहा है। इसके बाद मिनोरा काफी रूड तरीके से रानपो-सान को बोलता है कि हमें किसी भी प्राइवेट एजेंसी के डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विक्टिम है वो मेरा सबऑर्डिनेट है। फिर मिनोरा उन दोनों को विक्टिम को दिखाता है, जो कि एक लड़की है। साइड से एक पुलिस जिसका नाम की सुगीमोतो है वो वहां पर बोलता है कि आज सुबह इसकी बॉडी नदी से मिला है। मिनोरा बोलता है कि इसके सीने पर 3 गोली लगी है,
रानपो सान पूछता है कि क्या कोई सस्पेक्ट है। मिनोरा बोलता है कि नहीं, इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था या फिर इसका कोई क्लोज नहीं था। तभी साइड में बाकी ऑफिसर चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें एक और डेड बॉडी मिली है नदी में से। और जब वो लोग उस बॉडी को रिवील करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअल में दजाई है और वो मरा नहीं होता है। बाय द वे एक्चुअल में मरने को लिए ट्राई कर रहा होता है, पर इन लोगों की वजह से वो फिर से बच जाता है। फिर दजाई आतुशी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जवाब में आतुशी अपने केस के बारे में उसे बताता है। फिर हम दजाई को देखते हैं जो कि विक्टिम के पास जाकर रो रहा होता है, लेकिन वो रो कम और फ्लर्ट ज्यादा कर रहा होता है। और हाँ, मतलब फ्लर्ट से मतलब ये है कि लाइक कौन है ये खूबसूरत लड़की जो कि मेरे बिना ही मर गई। दूसरी तरफ मिनोरा रानपो सान से दजाई के बारे में पूछता है। जवाब में रानपो सान बोलता है कि ये मेरा एक कलीग है। और ये सुनकर मिनोरा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर रानपो सान सुगीमोतो को इस केस को 60 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने के लिए बोलता है। और ये सुनकर सुगीमोतो घबराने लगता है और उसके घबराहट में ही 10 सेकंड बीत जाते हैं। और उसके बाद सुगीमोतो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो बोलता है कि शायद पोर्ट माफिया ने इस मर्डर को करा है, क्योंकि वो लोग किसी को मारने के लिए हमेशा 3 गोली मारते हैं। तभी दजाई बोलता है कि नहीं, ये गलत है। पोर्ट माफिया ने इस मर्डर को नहीं किया है, क्योंकि वो लोग किसी को मारने से पहले उसके जॉ को नहीं तोड़ते हैं, यानी कि जबड़े को नहीं तोड़ते हैं और फिर 3 गोली नहीं मारते हैं। और ये सुनकर मिनोरा बोलता है कि तो मर्डरर ने खुद को कवर करने के लिए इसके ऊपर 3 गोली मारी है। दूसरी तरफ 60 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं और फिर मिनोरा रानपो सान को 60 सेकंड्स के अंदर इस केस को सॉल्व करने के लिए बोलता है। और जवाब में रानपो बोलता है कि मैंने तो इस केस को कब से सॉल्व कर लिया है और 60 सेकंड में बताना पहले कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद कि वो अपना चश्मा पहनता है और अपनी सुपर डिडक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और फिर वो अपना हाथ मर्डरर की ओर पॉइंट करता है, जिसे कि देखकर सब कोई शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि वो मर्डरर कोई और नहीं बल्कि सुगीमोतो को बोलता है। जो देखकर कि मिनोरा गुस्से में आ जाता है और वो रानपो को बोलता है कि ये गलत है, क्योंकि सुगीमोतो मेरा जूनियर है। तो रानपो सुगीमोतो को उसका गन दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो मर्डरर है देन उसके बंदूक में 3 गोली कम होगी, क्योंकि पुलिस वाले को लिमिटेड गोली मिलती है और उसे हर एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। वही सुनकर सुगीमोतो शॉक में पड़ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। वहीं दूसरी ओर मिनोरा काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसको सुगीमोतो के ऊपर भरोसा होता है। फिर सुगीमोतो अपना गन निकालकर उन लोगों के ऊपर पॉइंट करने लगता है, लेकिन पीछे से दजाई आतुशी को धक्का देता है और आतुशी जाकर सुगीमोतो को पकड़ लेता है। इसके बाद रानपो बोलता है कि यहाँ से 140 मीटर दूर एक शिपयार्ड है, जहाँ पर कि सुगीमोतो ने इस लड़की को मर्डर किया है। और अगर हम लोग वहां पर जाएंगे देन हमें वहां पर फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे, पर हमें वहां पर खून का कोई भी निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि सुगीमोतो ने उस जगह को पहले से साफ कर दिया है। देन सुगीमोतो को अरेस्ट करके वो लोग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जांच पड़ताल के लिए। फिर सुगीमोतो बताता है कि जो लड़की की डेथ हुई है वो उसकी लवर थी और वो उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसके पास एक करप्ट पॉलिटिशियन का एविडेंस था और वो उन पॉलिटिशियन को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन लोगों ने जैक लगवाकर उसे पुलिस में भर्ती दिलवाई थी। और उसके साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं मार सकता था, इसलिए उसने खुद को मारने को ट्राई किया, पर उसके गर्लफ्रेंड ने उसे रोकने की कोशिश करी और इस हाथापाई के बीच उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लग गई और इससे उसकी डेथ हो गई। और फिर मैंने उसके ऊपर 2 और गोली चलाई ताकि सारा का सारा शक पोर्ट माफिया के ऊपर जाए और अंत में कोई एविडेंस ना बच पाए, इसलिए मैंने उसे नदी में फेंक दिया। वही रानपो प्रूफ करने के लिए सब कुछ जानता है, वो उस लड़की के आखिरी वर्ड्स भी उसे बताता है और सुगीमोतो रोने लगता है और वो बताता है कि वो सारे के सारे एविडेंस उसके डेस्क के ड्रॉवर में है। फिर अगले सीन में केस सॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग घर जाने लगता है और घर जाने से पहले मिनोरा रानपो से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। और जाते हुए आतुशी दजाई को बोलता है कि रानपो सान की एबिलिटी की कितना अच्छा है, जिसमें दजाई बोलता है कि यह असल में रानपो सान की कोई एबिलिटी नहीं है, मतलब कि सुपर डिडक्शन कोई एबिलिटी नहीं है। क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि जब रानपो सान अपनी एबिलिटी को यूज कर रहा था तब मैंने उसके ऊपर चुपके से हाथ रखा था और मेरी एबिलिटी से किसी की भी मैं एबिलिटी को डिसेबल कर सकता हूँ, बट मेरी अपनी एबिलिटी को यूज करने के बाद भी वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर पाया। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई भी सुपर डिडक्शन एबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और ये बात खुद रानपो को भी नहीं पता, उसको लगता है कि वो गिफ्टेड है, बल्कि एजेंसी में सभी को पता है कि रानपो सान के पास एबिलिटी नहीं है, पर सभी को उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट है। इसके अलावा भी रानपो ने आज तक बहुत सारे केस को सॉल्व किया है और आज तक वो कभी गलत नहीं हुआ है। ये सुनकर आतुशी शॉक्ड होकर रह जाता है और वो बोलता है कि रानपो सान ने इतने कम समय में इस केस को कैसे सॉल्व किया। दजाई बोलता है कि विक्टिम की बॉडी बिल्कुल ताज़ा थी, मतलब वो उसको येस्टरडे ही मारा गया है और उसने मेकअप नहीं किया था, मतलब वो सुबह सुबह ही उठकर किसी से मिलने गई थी। और मेन पॉइंट जो है वो है उसके हाथ में, यानी कि एक घड़ी, और वही सेम घड़ी सुगीमोतो के हाथ में भी है, यानी कि एक तरह से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे।
वरना सेम कपल्स के अलावा और कौन ही पहनता है। और बस वो इतना ही नोटिस कर पाया, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो कि रानपो ने नोटिस करी उसे तो पता भी नहीं है। तभी रानपो सान दजाई और आतुशी को बोलता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि मैं एजेंसी का रास्ता भूल गया हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुनिकिदा को, जो कि ऑफिस 10 सेकंड पहले पहुंच चुका होता है, इसलिए वो 10 सेकंड रुक के एंट्री लेता है। और वो जैसे ही अंदर घुसता है, आत्सुशी उससे कहता है दसाई ने सुसाइड बुक फाड़ के एक पॉइजनस मशरूम खा लिया है और वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इससे कुनिकिदा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम में लग जाता है। फिर दसाई उसे परेशान करने लगता है और वो उसे पटक देता है। आज का जो केस है उसमें विक्टिम्स की गायब होने से पहले की कुछ फोटोज लीक हो रही हैं। अब तक 11 विक्टिम्स इसका शिकार हो चुके हैं। फिर कुनिकिदा उन्हें एक खाली जगह पर ले जाता है जिसके बेसमेंट में हमें एक साइबर क्रिमिनल तागुची को दिखाया जाता है। वैसे ये है तो क्रिमिनल, बट कभी कभी एजेंसी वालों की हेल्प करते रहता है, जिसकी वजह से वो इसे नहीं पकड़ते हैं। तभी तागुची कुनिकिदा को ताने मारने लगता है उसकी बुक को लेकर, जिसमें कुनिकिदा ने 2 साल पहले शादी की डेट भी लिखी थी जो 6 साल बाद की थी। फिर वो उन्हें कुछ विक्टिम्स की फोटो दिखाता है, जिसके बाद वो लोग एक कैब बुक करके हॉस्पिटल जाते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली होती है। वहाँ पहुँचते ही कुनिकिदा उन्हें बताता है कि ये कैब ड्राइवर भी उनका एक इन्फॉर्मर है। पहले एक स्टेज एक्टर था लेकिन कुछ खास कमा नहीं पाता था और इसने उन 11 विक्टिम्स में से 2 को खुद ही ड्रॉप किया था। फिर दजाई कुनिकिदा को कहता है कि विक्टिम्स में से ज्यादातर लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए थे, तो हो सकता है कि वो तुम्हें भी किडनैप करें और तुम उसे पकड़ लो। जिस पर कुनिकिदा कहता है कुछ विक्टिम्स ने सिर्फ कैप पहनी थी, उनका क्या? तभी वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ फ्रेश फुटप्रिंट नजर आते हैं। तभी एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जिसमें ग्लास के कंटेनर में एक लड़की ट्रैप्ड होती है, जिसे कुनिकिदा कुन गन से ब्रेक कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये 12th विक्टिम है जिसका नाम ससाकी है और ये स्टेशन पे थी जब इसकी किडनैपिंग हुई। इसको भी क्रिमिनल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये कहती है कि इसके अलावा भी यहाँ कुछ विक्टिम्स हो सकते हैं। जिसके बाद आत्सुशी उस रूम को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है जिसमें सारे विक्टिम्स ट्रैप्ड होते हैं और वो जैसे ही उनके पास जाते हैं उनकी कंटेनर में एक पॉइजनस लिक्विड गिरने लगता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। इसे देखकर कुनिकिदा को काफी बुरा लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक कैमरा ने कुनिकिदा की फोटो ले ली होती है। अगले दिन न्यूज में कुनिकिदा की फोटो होती है जिसमें एजेंसी के बारे में कुछ खास नहीं लिखा होता। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिमिनल की इंटेंशन एजेंसी को बदनाम करने की थी। फिर वे दोनों ससाकी से मिलने जाते हैं जहां दजाई पहले से होता है। ससाकी उन्हें उससे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिसके बाद कुनिकिदा उससे पूछता है तुम रात भर कहाँ थी? जिस पे वो बोलती है मैं सारी रात दजाई के साथ थी, जिसे सुनकर उन दोनों की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। फिर कुनिकिदा दजाई से पूछता है तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? क्योंकि वो भी ससाकी को लाइक करने लगा था, जिसकी रिप्लाई में दजाई बताता है हर टाइप की, बस वो लड़की होनी चाहिए। वैसे अगर ऐसी सोच सारे लौंडों की हो जाए तो अपने देश की आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दजाई कुनिकिदा की बुक आत्सुशी को पकड़ा देता है जिसमें कुनिकिदा का टाइप लिखा होता है। फिर कुनिकिदा कहता है मुझे पता है किडनैपर कौन है। फिर वो लोग उस कैब में जाते हैं और उनसे ड्राइवर पूछता है क्या आपको किडनैपर मिल गया? जिसपे कुनिकिदा कहता है हाँ मिल गया और वो यही है। किडनैपर और कोई नहीं बल्कि वही कैब ड्राइवर होता है। अब हमें पता चलता है कि वो विक्टिम्स के ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बेचता था और वो ऐसे लोगों को पकड़ता था जो ग्लासेस और कैप पहनते थे ताकि वो उनके जैसा ड्रेसअप करके लोकेशन से कहीं दूर जाए, जिससे किडनैपिंग की असली लोकेशन किसी को पता ही ना चले। लेकिन जब ससाकी स्टेशन पे बेहोश हुई तो किसी ने कॉल करके कैब बुलाया था और यहीं पे ये फंस जाता है। फिर ये ड्राइवर इनसे पुलिस की इंक्वायरी के दौरान प्रोटेक्शन मांगता है क्योंकि ये इतने बड़े काम के पीछे अकेला तो नहीं हो सकता था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी गैंग थी जिसे ये हार्वर्ड सेंट्रल बिल्डिंग में मिलता था। लेकिन कुनिकिदा पूछता है तुम्हें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? तभी वो बताता है कि उसके विक्टिम्स में से एक पोर्ट माफिया का मेंबर भी था। तभी वहाँ पोर्ट माफिया वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं। ड्राइवर वहाँ से भागने लगता है जिसपे कुनिकिदा आत्सुशी और दजाई को उसके पीछे जाने को कहता है और खुद फाइट करने लगता है। तभी वहाँ अकुतागावा आ जाता है और उस पे हावी होने लगता है। तभी कुनिकिदा उस पे पानी फेंक के स्टन गन फेंक देता है जिससे उसे झटका लगता है, लेकिन इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अकुतागावा फिर मिलेंगे बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो लोग हार्वर्ड सेंट्रल बिल्डिंग पहुँच जाते हैं जहाँ वो दोनों आत्सुशी को बताते हैं यहाँ एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें हमारे 5 डिटेक्टिव मारे गए थे और उनमें से एक तागुशी के फादर भी थे, इसलिए वो डिटेक्टिव से इतना चिढ़ता है।
इसके बाद कुनिकिदा अपना लैपटॉप चेक करता है जिसमें अगला केस आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि सभी डिटेक्टिव्स उनके अड्डे पर होते हैं जो कि आज सनसेट के बाद होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद उस ब्लास्ट करने वाले ने एक मैसेज के रूप में दी होती है। ये मैसेंजर एक प्रीवियस क्रिमिनल का साथी होता है जो खुद एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया था, जिसे हम अज़ुरे किंग के नाम से बुलाएंगे। बाकी छोटी मोटी डिटेल्स उन्हें ड्राइवर ने दी थी। उस बॉम्ब का पता सिर्फ रैम्पो ही लगा सकता था जो कि किसी और केस में बिजी था एंड होपफुली वो केस शाम तक खत्म हो जाएगा। फिर कुनिकिदा तागुची को कॉल करता है ताकि वो केस में कुछ हेल्प कर सके, बट वो उसी का उल्टा मजाक उड़ा देता है। फिर हमें कुनिकिदा और आत्सुशी को दजाई से मिलते हुए दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में ससाकी के साथ डेट पे आया होता है। तभी वो लोग उसको केस के बारे में बताते हैं, जिसपे ससाकी को ऐसा लगता है कि उसका इन सब के बारे में ना जानना ही बेहतर होगा। जिसपे दजाई उससे फ्री फिल कराते हुए उसकी राय पूछता है, जिसपे वो कहती है हो सकता है कि अज़ुरे किंग अभी तक मरा ही ना हो और इसमें उसी का हाथ हो। जिसपे कुनिकिदा कहता है ये कंफर्म है, वो मर चुका है। फिर दजाई ससाकी को लेकर कुनिकिदा को चिढ़ाने लगता है और हम ये ससाकी की शक्ल देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि वो भी कुनिकिदा को पसंद करने लगी है। तभी रैम्पो का कॉल आता है और वो बताता है कि बॉम्ब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के पास होगा जहां बहुत से ऑयल एंड गैस के स्टोर हैं, क्योंकि इस पूरे सिटी में ही बहुत से ऑयल और गैस के स्टोर हैं। अगर वहां पे ब्लास्ट होता है तो पूरा शहर ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद वो लोग वहां के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब पुलिस को मिल चुका है और उसमें टाइमर भी सेट है, जिसके कारण वो लोग बॉम्ब को हटा नहीं सकते हैं। तभी कुनिकिदा को तागुची और आत्सुशी को रैम्पो और दजाई को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। तागुची बताता है कुछ देर पहले किसी ने बहुत सारे ट्रांसमीटर ऑर्डर किए हैं और प्रेसिडेंट बताते हैं ड्राइवर सेल में ही मर चुका है और उसकी बॉडी पे 00 लिखा है। इसके बाद वो लोग एक लोकेशन पे जाते हैं जिसका पता उन्हें रैम्पो ने दिया था, जहां उनका बहुत धूमधाम से कुनिकिदा उन्हें ऊपर जाके ट्रांसमीटर ऑफ करने को कहता है और खुद उनसे लड़ने लगता है और उन सबको निपटा भी देता है। तभी वहां पोर्ट माफिया का मेंबर आ जाता है जिसके हाथ में 39 लिखा होता है। वहां दजाई और आत्सुशी को ट्रांसमीटर मिल भी जाता है, बट वो लॉक्ड था जिसको खोलने के लिए रिलीज की चाहिए थी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। फिर हमें कुनिकिदा को दिखाया जाता है जिसपे पोर्ट माफिया का मेंबर भारी पड़ रहा होता है। तभी फिर हमें पता चलता है कि उसकी ताकत ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना है और उसके हाथ के नंबर्स हिट करते ही माइनस हो जाते हैं और उसके 0 होते ही सामने वाले की मौत हो जाएगी और वो माफिया रिलीज की भी तोड़ देता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए कुनिकिदा उसे हरा देता है और उसकी को भी वापस से बना देता है। इसके बाद वो ऊपर जाता है और उस ट्रांसमीटर को ऑफ कर देता है। इसके बाद कुनिकिदा एक ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ पे ससाकी भी उसके साथ होती है और उससे बोलती है कि उसने उन सबसे एक झूठ बोला था कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, बल्कि उसकी डेथ हो चुकी है। फिर कुनिकिदा दजाई से मिलने जाता है और वो उसे वहाँ पर एक पेन ड्राइव देता है और फिर उसे बताता है कि जिसपे उसे शक है उसने उसे एक मेल भेजा है जिससे रियल मैसेंजर यहाँ आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर तागुची आ जाता है। लेकिन रुको रुको रुको, वो मैसेंजर नहीं होता बल्कि वो तो मेल हैक करके यहाँ आया होता है। तभी वहाँ पर ससाकी आ जाती है और कुनिकिदा को शूट कर देती है, लेकिन तागुची बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि एजेंसी ने ससाकी को नहीं बल्कि ससाकी ने एजेंसी को ढूंढा था और उनकी पल पल की खबर रखने के लिए वो उनके साथ थी और वो मैसेंजर भी वही थी। ससाकी उन्हें गन ड्रॉप करने को कहती है। तभी तागुची उसी गन से ससाकी को शूट कर देता है। अब कुनिकिदा पागलों की तरह चीखने लगता है क्योंकि वो इन मौतों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो दजाई से पूछता है ये कहाँ का इंसाफ है। दजाई कहता है ससाकी अगर जिंदा रहती तो और बुरा होता, उसका मरना तागुची के लिए इंसाफ है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रोड साइड पे 2 दिन से खड़ी थी और उसकी हेल्प करने के लिए 2 लड़के आते हैं, लेकिन वो उनका कोई रिप्लाई नहीं देती। उनको लगता है कि ये एक डॉल है। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है और वो वहां से निकल जाती है। वो लड़की दजाई को जाके पकड़ लेती है और अपना पावर एक्टिवेट कर लेती है। फिर हमें एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पे आत्सुशी बहुत परेशान होता है क्योंकि दजाई मिसिंग था और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर सभी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो कोई कहता है होगा किसी लड़की के साथ में, तो दूसरा कहता है होगा नदी में पड़ा हुआ, तो कोई कहता है इतने सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी आखिर वो इतना हेल्दी कैसे है। तभी तानिजाकी वहां आ जाता है और आत्सुशी उससे पूछता है तुम्हारा कितनी बार ट्रीटमेंट हुआ है। तो वो बोलता है 4 बार यार। तानिजाकी कहता है मुझे कुछ डेंजर फील हो रहा है क्योंकि मैं डेंजर फील कर सकता हूँ।
तभी वहाँ पर योसानो आ जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि डेंजर से उसका क्या मतलब था। वो यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी क्योंकि और कोई वहाँ पर नहीं होता, इसलिए आत्सुशी को ही जाना पड़ता है क्योंकि सारे लोग पहले ही दुम दबाकर भाग चुके होते हैं। आत्सुशी योसानो के साथ जा ही रहा होता है कि तभी वही लड़की वहाँ से गुजरती है जिसने दजाई को गायब किया था, और उसका ध्यान भटक जाता है और उसके हाथ का सामान एक आदमी को जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण योसानो से सॉरी बोलती है। और वो आदमी बहुत अड़ियल किस्म का होता है और योसानो को टी सर्विस वाली या और कोई धंधे वाली बोलने लगता है। तभी योसानो बोलती है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसका हाथ तोड़कर उस आदमी का इलाज कर देती है। फिर हम इन्हें एक ट्रेन में जाते हुए देखते हैं जिसमें एक पोर्ट माफिया के मेंबर ने बॉम्ब लगा दिया होता है। योसानो आत्सुशी को 3 ऑप्शन देती है, वो यहाँ से भाग जाए या पैसेंजर के साथ मिल जाए या उसकी हेल्प करे। इसके बाद आत्सुशी बॉम्ब ढूंढने जाता है और योसानो उस माफिया को, जो कि योसानो के पास एक बॉम्ब फेंक देता है और उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। दूसरी तरफ आत्सुशी उस बॉम्ब को खोज रहा होता है। तभी वो उस लड़की को वापस देखता है और उससे वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो लड़की भी पोर्ट माफिया की मेंबर होती है और आत्सुशी पे अपने डीमन स्नो एबिलिटी से अटैक कर देती है, जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम क्योका है और मैं एक अनाथ हूँ। मुझे पोर्ट माफिया ले गए थे और मैंने 6 महीनों में 35 लोगों को मारा है। इसके बाद उसे एक ऑर्डर आता है कि वो उसे खत्म कर दे। इसके बाद हमें योसानो को दिखाया जाता है जो कि उस माफिया से बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है और वो माफिया हाथ में चाकू लेकर कहता है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि इंसान क्यों मरते हैं और मरने के बाद वापस क्यों नहीं आते। जिसको सुनकर योसानो हंसने लगती है और वो माफिया उसके हाथ में एक चाकू स्टैब कर देता है और उसके आसपास लेमन बॉम्ब फेंक देता है और जाते जाते कहता है, मैंने सुना है कि इंसान का ब्रेन मरने के 8 घंटे बाद भी जिंदा रहता है, चलो देखते हैं। और इसके बाद वो चला जाता है। फिर योसानो जैसे ही उस चाकू को निकालती है वो बॉम्ब फट जाता है और फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि वो इन सब पैसेंजर को नहीं बचा पाएगा और वो फिर उससे लड़ने लग जाता है। और फिर हमें योसानो को दिखाया जाता है जो कि मरी नहीं होती और वो माफिया जैसे ही उसके पास आता है वो उसके गाल पर एक पंच मारती है और फिर वो माफिया उससे पूछता है, तुम मरी कैसे नहीं? लेकिन इसका जवाब देने से पहले योसानो उससे पूछती है, दूसरा पंच तुम किस गाल पे खाना चाहते हो? जिसपे वो कहता है, तुमने तो एक गाल पहले ही सुझा दिया है, इसलिए दूसरे गाल पे मारो। इसके बाद योसानो उसी गाल पर उसे दोबारा पंच करती है और बोलती है, उसने मौत को कम से कम 100 बार करीब से देखा है और ऐसे छोटे मोटे चीजों से वो नहीं मरने वाली। और फिर वो कहती है, डेथ एक लाइफ का लॉस है, भले ही वो डॉक्टर लगी ना लगी, लेकिन वो डॉक्टर है और बहुत बार पेशेंट की लाइफ उसकी उंगलियों से फिसल जाती है और इसलिए वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते। और फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है जिसमें वो अपने ओपोनेंट को मारेगी भी और उसे मरने भी नहीं देगी और वो अगर मरना चाहता भी हो तो भी मर नहीं पाएगा। अब वो माफिया पहचान जाता है कि यही वो डिटेक्टिव एजेंसी की योसानो है और फिर वो उसे बीच से काट देती है। फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जिसके ऊपर क्योका ने स्वॉर्ड से हमला किया था और वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि वो क्योका के वार को रोक सके। और उसके बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? जिसपे वो सिर्फ ये बोलती है, मेरा नाम क्योका है, मैंने 35 लोगों को मारा है और लास्ट विक्टिम एक फैमिली थी जिसमें माँ, पिता और उनका बेटा था, मैंने उनका गला काट दिया। और इसके बाद हम उसके शरीर पर बॉम्ब को देखते हैं। तभी योसानो अनाउंस करती है कि बॉम्ब एक रिमोट से कंट्रोल होगा, इसलिए रिमोट खोज के ध्यान से डिफ्यूज करना होगा वरना सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। वो क्योका से रिमोट मांगता है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्योका ट्रेन की गेट पे जाती है और कहती है, मैंने 35 लोगों को मार दिया है, अब मैं किसी और को नहीं मारना चाहती। और इसके बाद वो ट्रेन से कूद जाती है। आत्सुशी भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और बॉम्ब निकाल के फेंक देता है और वो दोनों बच जाते हैं। क्योंकि का फोन डेड था इसलिए उसकी एबिलिटी भी इनएक्टिव थी। फिर हम अगुतागावा को देखते हैं जो कि उस फोन से ऑर्डर दे रहा होता है जिसने दजाई को किडनैप कराया था और उससे बातें करने लग जाता है। और फिर हम एजेंसी में क्योका को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट योसानो कर रही होती है और कुनिकिता आत्सुशी को डांट रहा होता है क्योंकि वो ये प्रॉब्लम अपने साथ लेके आया था। और वो बोलता है, ये लड़की बहुत बड़ा खतरा है और अगर ये चाहे तो सभी को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। फिर वो क्योका से पूछताछ करने लग जाता है जहां आत्सुशी उसका हालचाल पूछता है, वहीं कुनिकिता पूछता है, बताओ इन सब के पीछे कौन है? जिसे सुनकर आत्सुशी को बहुत बुरा लगता है। एक तो इसकी हालत ऐसी है, ऊपर से इसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। फिर कुनिकिता कहता है, माफिया के लोग सांप जैसे होते हैं,
जब तक इनका सर ना काटा जाए ये खत्म नहीं होंगे। जिसपे क्योका टोफू बोलती है और आत्सुशी खुशी खुशी मान जाता है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ क्योका मस्त टोफू खाई जा रही होती है और ऐसे हालात में कुनिकिता तो बिल पे करने से रहा। फिर क्योका बताती है कि उसकी एबिलिटी उस फोन से एक्टिवेट होती है, जिसपे कुनिकिता उसे वो फोन दिखाता है जिसकी बैटरी उन्होंने निकाल दी होती है। इस पे आत्सुशी कहता है अगर सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है तो हम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते। जिसपे क्योका कहती है उसे माफिया वाले मार देंगे क्योंकि उसे वही लोग ले गए थे और उसके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है। फिर कुनिकिता और आत्सुशी वहाँ से बाहर आते हैं और कुनिकिता उससे कहता है कि ये लड़की एक डेथ सेंटेंस है, इसने 35 लोगों को मारा है और इसे पुलिस के हवाले करना ही सही होगा। तुम इसकी हेल्प करने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारा तो खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद आत्सुशी सोचने लग जाता है क्या मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे खुद का ही कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दजाई मेरी हेल्प क्यों करते। इसके बाद हम दजाई को देखते हैं जो कि डबल सुसाइड सॉन्ग गा रहा होता है और अगुतागावा वहाँ आकर अपनी एबिलिटी का यूज करके उसका गला दबा देता है, लेकिन उसकी एबिलिटी नलीफाई हो जाती है। इसके बाद अगुतागावा कहता है तुम बिना बताए मिशन से गायब हो गए थे, तुम्हें अच्छी तरह पता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका क्या हाल होता है। इसके बाद दजाई उसे चिढ़ाने लगता है और उसकी एबिलिटी को फालतू बोलता है, जिसपे अगुतागावा उसे मारने लगता है। फिर हम आत्सुशी और क्योका को देखते हैं जो कि उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है और जब क्योका पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं, उस पे आत्सुशी कहता है जहाँ तुम चाहो और जल्दबाजी में डेट के लिए बोल देता है, जिसपे वो मान जाती है और वो लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर क्योका उसे आइसक्रीम खाने को कहती है जिसे सुनकर आत्सुशी हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसने अभी पेट भर कर टोफू खाए थे और अब उसे आइसक्रीम खाना है। फिर वो घूमते हैं और क्योका कहती है उसे एक लास्ट जगह जाना है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले आती है और कहती है मुझे पता है मैंने कितने लोगों को मारा है जिसके कारण अब मैं माफिया के पास नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी वहाँ पर अगुतागावा आके क्योका को स्टैप कर देता है और आत्सुशी और क्योका को किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एजेंसी में इसकी खबर सबको मिल चुकी है और सभी लोग बहुत परेशान हैं। अगुतागावा ने क्योका के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा के रखा है जिससे उसकी पल पल की खबर उसे मिलती रहती है। फिर रैम्पो कहता है आत्सुशी एक व्हाइट टाइगर है, माफिया वाले उसे रिवार्ड के लिए किडनैप करके ले गए हैं और वो शुरू से ही हमारा हिस्सा नहीं था, इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कुनिकिता भी रैम्पो की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। तानीजाकी इसको मानने को राजी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुनिकिता का कहना था भला एजेंसी वाले इस मामले में क्यों पड़े। नायोमी ये सब सुन रही होती है और इन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए वो प्रेसिडेंट को जाके ये सब बता देती है। प्रेसिडेंट के अंदर आते ही कुनिकिता और रैम्पो की फट जाती है और वो ऑर्डर देते हैं कि 3 घंटे में किसी भी तरह आत्सुशी को ढूंढ के निकालो, जिसपे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर हम दजाई को देखते हैं जहां उसका एक्स पार्टनर शुया आ जाता है। दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई पुराने दोस्त मिल रहे हों और फिर शुया उसे मारने के लिए धमकाने लगता है और बात करते करते दजाई को फ्री भी कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि दजाई तो पहले से ही फ्री था और ये उसके प्लान का एक पार्ट था जिसको शुया ने चौपट कर दिया था और फिर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। यहाँ एजेंसी में सभी लोग उन्हें खोजने में लगे होते हैं और रैम्पो बोर हो रहा होता है और केंजी से कोई और केस मांग रहा होता है, जिसपे केंजी कहता है इससे अच्छा तो तुम्हें सो लेना चाहिए, नहीं तो प्रेसिडेंट नाराज हो जाएंगे। फिर कितागावा को एक क्लू मिलता है, जिस व्हीकल ने उन्हें किडनैप किया था उस तरह की एक ही व्हीकल उस दिन उस शहर से पास हुई थी, जिसका पता करने के लिए वो तानीजाकी को ऑलरेडी भेज चुका था। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि अगुतागावा ने सबको ऑलरेडी फिनिश कर दिया था। अब अगर इनको आत्सुशी को बचाना है तो बस रैम्पो ही इनकी हेल्प कर सकता था और वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बोलता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन प्रेसिडेंट के नाम का लालच देने पर रैम्पो अपनी अल्टर डिटेक्शन एबिलिटी की हेल्प से बताता है कि माफिया आत्सुशी को शिप के जरिए कंट्री से बाहर ले जा रहे हैं। अगर एक बार वो लोग बाहर चले गए तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो भी जिंदा है। जिसको सुनते ही प्रेसिडेंट उसको बचाने का काम कुनिकिता को देता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग कुनिकिता को देखते हैं जो कि आत्सुशी के शिप के करीब पहुंच चुका होता है और इसके बाद हमें दजाई और शुया को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और उसमें दजाई बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। इसके बाद शुया नाइफ से उसे मारने की कोशिश करता है और जैसे ही नाइफ दजाई के पास ले जाता है दजाई बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते हैं और ना ही तुम्हारी कोई ऐसी इंटेंशन है। फिर शुया पूछता है आखिर तुम क्यों पकड़े गए,
क्योंकि वो समझ चुका होता है कि दसाई अपनी मर्जी से किडनैप हुआ था। दसाई कहता है, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर व्हाइट टाइगर पे 7 मिलियन येन का इनाम किसने लगाया। और वो ये भी बोलता है, और वैसे भी अगर मैं मर गया तो माफिया के सारे राज बाहर आ जाएंगे, टॉप माफियाज के मीटिंग के भी, जिसके बारे में शुया को कुछ नहीं पता था। ये सब दसाई के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था, क्योंकि उसे पता था उसको मारना माफिया वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ऐसे वो शुया को भी बिजी रखेगा एंड एजेंसी वाले आतुशी को बचा ही लेंगे। इसके बाद शुया उसे वापस से मारने की कोशिश करता है बट मार नहीं पाता और दसाई उसे चिढ़ाने लगता है, जिसे देख के लग रहा था दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। फिर हम आतुशी को देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया था और वो क्योका को देखता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो उसे बचाने आई हो। लेकिन तभी वहाँ पर अगुतागावा आ जाता है और उसे मारने लगता है और कहता है, इस टाइगर के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, फाइनली ये पकड़ा गया। अब बस इसे कल मीटिंग में ले जाकर दे देना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी क्योका उस पे गन पॉइंट कर देती है और आतुशी को रिलीज करने को कहती है कि तभी अगुतागावा उसका गला पकड़ लेता है और उसे वो पल याद आने लगता है जब उसने आतुशी के साथ में आइसक्रीम खाई थी। इसके बाद अगुतागावा कहता है, मैंने तुम्हें शेल्टर दिया और उसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा। तुम्हें क्या लगता है तुम माफिया से निकलकर अच्छी लाइफ जी पाओगी? लेकिन बाहर की दुनिया कुछ और ही है। आतुशी से ही पूछ लो उसके साथ ऑर्फनेज में कैसा बिहेव किया जाता था। तभी कुनिकिता वहां पहुंच जाता है और आतुशी को आवाज लगाने लगता है। उसी वक्त क्योका वो सारे बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है जो उसने पहले शिप पे लगाए होते हैं और आतुशी को वहां से भाग जाने को कहती है। आतुशी जैसे ही कुनिकिता के पास पहुंचता है वो क्योका को भी बचाने की सोचने लगता है, जिसपे कुनिकिता कहता है अगर ऐसा होता तो वो सासाकी और तागुची को भी बचा लेता, जिसपे आतुशी कहता है तुम मुझे बचाने क्यों आए? फिर अगुतागावा जैसे ही क्योका को मारने वाला होता है वैसे ही वहां पर आतुशी आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी अगुतागावा उस पर फिर हमला करता है और स्टार्टिंग में वो उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन बाद में आतुशी उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे दसाई की बात याद आती है जब दसाई पोर्ट माफिया का मेंबर था और उसी ने अगुतागावा को ट्रेन किया था कि कैसे दर्द को सहा जाता है और कैसे हार नहीं मानना होता है। इसके बाद वो वापस से उठ जाता है और आतुशी पर अटैक कर देता है। उसे एक और बात याद आती है कि दसाई ने कहा था कि आतुशी उससे बेटर है, अब तो उसे उसकी बात गलत साबित करनी ही होगी और वो उसे स्टैब कर देता है और मारने लगता है। तभी आतुशी उससे पूछता है, तुम खुद इतने पावरफुल हो तो क्योका को मारने के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? जिसपे अगुतागावा बोलता है, डीमन स्नो एबिलिटी का यूज ही यही है और अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करूं तो उसकी जिंदगी बेकार है। जिसे सुनकर आतुशी और भी गुस्सा हो जाता है और उस पे पहले से दोगुनी ताकत से हमला करता है, लेकिन अगुतागावा भी अपने रहस्यमन की फुल पोटेंशियल को यूज करता है, लेकिन आतुशी के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और आखिर में वो एक जोरदार पंच खाकर पानी में गिर जाता है। आतुशी भी उससे फाइट करके थक चुका होता है, जिससे वो शिप पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी क्योंकि उसकी हेल्प करके कुनिकिता के शिप तक पहुंच जाती है और कुनिकिता भी खुश हो जाता है कि फाइनली ये दोनों बच ही गए। इसके बाद हम दसाई को देखते हैं, जिससे पता चल गया होता है कि टाइगर पे पैसे किसने लगाए थे और वो ये भी जान के काफी हैरान होता है क्योंकि वो एक पोर्ट माफिया का गिल्ड लीडर था। इसके बाद हम आतुशी को देखते हैं जो कि एजेंसी के गेट के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि क्योका का क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंट्री लेता है वो देखता है कि सभी क्योका के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं और उससे काफी अच्छे से बिहेव भी कर रहे होते हैं। आतुशी कुनिकिता को देखता है, जिसपे कुनिकिता कहता है, मैंने उन्हें समझाया था लेकिन ये नहीं माने। फिर आतुशी रैंपो के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे मानेगा। तभी वहाँ पर रैंपो की एंट्री होती है और रैंपो अपने साथ क्योका के लिए बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स लाया था, जिसमें से एक कैंडीज वो खुद ही निकाल कर खा जाता है। फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं और वो बोलते हैं इसको पुलिस को देना ही सही रहेगा, अगर किसी को बाद में पता चला तो काफी दिक्कत हो सकती है। फिर क्योका प्रेसिडेंट से बोलती है, अगुतागावा ने उससे कहा था कि वो पोर्ट माफिया के अलावा कहीं और किसी के काम नहीं आ सकती, इसलिए वो उसकी बात को गलत साबित करना चाहती है। सो प्लीज उसको एजेंसी में रख लीजिए। पहले तो प्रेसिडेंट अजीब सी शक्ल बनाते हैं, लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। इसके बाद हम अगुतागावा को देखते हैं जो कि काफी घायल होता है और इसके बाद हम हिग्युची को देखते हैं जो कि पोर्ट माफिया के लीडर से बात कर रही होती है और हम उनकी बातों से साफ साफ समझ सकते हैं कि उनके लीडर को अगुतागावा की इस हालत का कोई गम नहीं है। उल्टा वो उसे मारने की बात करता है और हिग्युची को भी मारने की बात कहता है क्योंकि उसके हिसाब से वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है।
फिर जैसे ही वो बाहर निकलती है वैसे ही वहाँ पे गिन और उसके साथी आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो बात उन्होंने भी सुन ली होती है। और फिर वो कहते हैं, अगर तुम चाहो तो हमें ऑर्डर दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारी पोस्ट हमसे ऊपर है। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो उसकी इज्जत करते हैं, बल्कि वो तो अगुतागावा की इज्जत करते हैं। लेकिन हिगुची डर जाती है क्योंकि वो इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकती थी, और फिर वो अपने रूम में जाकर परेशान होने लगती है कि वो अगुतागावा को मार देंगे। वहाँ अगुतागावा को मारने के लिए माफिया के लोग भी पहुंच चुके होते हैं। फिर हिगुची को गिन का कॉल आता है और वो वहाँ पहुँच के बताती है कि वो माफिया से भागने वाली है और वो जानती है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन अगुतागावा को बचाने के लिए ये करना होगा। इसके बाद वो वहाँ पहुँचती है जहाँ अगुतागावा को रखा गया होता है और फाइट करने लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो घायल हो जाती है और सोचने लगती है वो अगुतागावा को बचा भी पाएगी या फिर नहीं, और वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। और हिगुची अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है गिन और उसके साथियों की। वो पलक झपकते ही सभी लोगों को खत्म कर देते हैं और हिगुची अगुतागावा के पास जाती है और उसे ऐसे हालात में देखकर रोने लगती है। और अगुतागावा इन लोगों से ये सब चीजों के लिए माफी मांगता है। इसके बाद हम आत्सुशी को देखते हैं जिसे क्योका को संभालने की सारी जिम्मेदारी मिल चुकी होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। अरे डरो नहीं, वो क्योका को लेने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें एक केस के लिए हेल्प चाहिए थी। सिटी में एक कार बिल्डिंग के बीचों बीच घुस गई थी जिसका इनके पास कोई क्लू नहीं होता, और वो इसमें एजेंसी की हेल्प चाहते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही केंजी कहता है, यहाँ की पुलिस को कितना काम करना पड़ता है, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं होती। हमारे गांव में तो पुलिस का काम बस बिल्लियों को चिमनी से रेस्क्यू करना होता था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि उसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और फिर प्रेसिडेंट ने उसे देखा और उसे यहाँ ले आए। उसे यहाँ पैसे का भी चक्कर समझ नहीं आता। फिर आत्सुशी और केंजी उस लोकेशन पे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं जहाँ आत्सुशी कहता है, क्या पुलिस को ड्राइवर का कुछ पता चला? जिसपे केंजी कहता है, उन्हें उसका एक बाल तक नहीं मिला, इससे तुम बॉडी का अंदाजा लगा सकते हो। जिसे सुनकर आत्सुशी उल्टी करने लगता है। फिर वो लोग मार्केट में जाते हैं जहाँ केंजी की गांव का एक आदमी मिलता है जो इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ लोग कुछ दिन पहले वहाँ फर्टिलाइजर लेकर जा रहे थे, जिससे केंजी कहता है वो पक्का नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ले जा रहे होंगे जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। केंजी को कुछ लोगों पे शक होता है, इसलिए वो उनसे पूछने की बात करता है, जिसपे आत्सुशी कहता है, क्या वो लोग इतनी आसानी से सच बोल देंगे? फिर हम कुनिकिता को देखते हैं जो कि आत्सुशी को ढूंढ रहा होता है, जिसपे तानिजाकी उसे बताता है कि वो केंजी के साथ केस सॉल्व करने गया है। जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि केंजी का स्टाइल कुछ यूनिक था और वो उसके साथ फिट नहीं बैठता। हम दूसरी ओर कुनिकिता की बात सच होते हुए देखते हैं जहाँ केंजी उन लोगों के पास जाकर बड़ी तमीज से सीधे पूछता है, क्या बॉम्ब आप लोगों ने ब्लास्ट किया था? जिसपे वो लोग सीधे सीधे मना कर देते हैं और वो उन्हें थैंक्स बोलकर निकल जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में केंजी कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी रास्ते में उन्हें वही लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हमने ही अपने राइवल गैंग को मारने के लिए ये बॉम्ब लगाया था। जिसपे केंजी उनको सच बोलने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके सर पे रॉड मारता है और अब बारी थी आत्सुशी की। लेकिन तभी केंजी उठ जाता है और कहता है, कभी कभी मेरी गाय मेरी बात नहीं मानती थी, चाहे मैं उन्हें कितना भी प्यार से क्यों ना समझा लूं। इसके बाद वो एक कार उठा लेता है जिसको देख के सभी लोगों की फट जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन फिर केंजी उसे उनके ऊपर फेंक देता है और उस सबको मार मार के उनका पहाड़ बनाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। आत्सुशी घबराते हुए कुनिकिता को कॉल मिलाता है और कहता है उसे ऐसे टीममेट के साथ काम नहीं करना, जिसपे कुनिकिता उसे समझाते हुए कहता है केंजी की एबिलिटी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो भूख लगने पर और बढ़ जाती है। इसके बाद आत्सुशी पूछता है कि पेट भरने पर वो क्या करता है, जिसपे कुनिकिता कहता है वो सो जाता है। फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जब वो सो के उठता है, तब क्योका ब्रेकफास्ट बना के उसका वेट कर रही होती है और अब से वो आत्सुशी के साथ ही रहेगी और ये बात उसे पता भी नहीं होती और वो इस बात को हजम में नहीं कर पाता। फिर वो कुनिकिता के पास जाता है जहाँ पे वो उसे बताते हैं कि क्योका को उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अब से उसके साथ ही रहेगी और वैसे भी एजेंसी में रूम्स की कमी है। आत्सुशी पहले तो हेजिटेट करता है बट समझाने पर वो मान जाता है। लगता है इसको खुशी हजम नहीं हो रही। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर कुनिकिता दसाई को उसकी किडनैपिंग पे एक रिपोर्ट लिखने को कहता है, जिसपे वो ये काम आत्सुशी पे थोप देता है क्योंकि वो बाउंटी आत्सुशी के पीछे पड़े थे, इसलिए वो रिपोर्ट भी वही लिखेगा। और वो उनके बारे में बताता है कि पोर्ट माफिया उसे साउथ अमेरिका की एक माफिया के पास ले जा रहे थे
लेकिन वो शॉक्ड है कि आखिर साउथ अमेरिका के कौन से माफिया हैं जिन्हें आत्सुशी चाहिए। तभी तानिजाकी आके उन्हें बताता है कि बिल्डिंग पे एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है और ये और कोई नहीं वही अमेरिकन माफिया होते हैं जो आत्सुशी के पीछे पड़े होते हैं। इसके बाद वो प्रेसिडेंट से बात करते हैं, जहां वो नोटों से भरा सूटकेस उनके सामने रख देता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर वो अपनी वॉच भी उसमें शामिल कर देता है जिसकी अकेले की वैल्यू पूरे सूटकेस से ज्यादा थी, लेकिन प्रेसिडेंट फिर भी नहीं मानते और फिर वो उन्हें धमकाते हुए कहता है, अगर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तो मैं सारे लोगों को गायब करवा दूंगा। उसकी इस बात का प्रेसिडेंट कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। फिर जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो केंजी उन्हें छोड़ने साथ में जाता है और उनमें से एक लड़की केंजी के हैट की तारीफ करती है और वो सभी लिफ्ट में घुसते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो केंजी की सिर्फ हैट ही होती है। अगले दिन न्यूज में बिल्डिंग की खबर आ रही होती है जो कि पूरी गायब हो चुकी होती है और फिर वो समझ जाते हैं कि इनके पीछे उन माफिया का ही हाथ है। और फिर वो डिसाइड करते हैं केंजी को ढूंढने तानिजाकी और आत्सुशी जाएंगे और माफिया को ढूंढने दजाई और कुनिकिदा। फिर तानिजाकी और आत्सुशी केंजी को ढूंढने जाते हैं, जिनके साथ नायोमी भी आ जाती है। और जब वो जा रहे होते हैं तब बीच रोड पे नायोमी भी गायब हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे भीड़ भाड़ में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती और फिर उन्हें वही लड़की दिखाई देती है जिसने केंजी को गायब किया था। और वो वहाँ पे आत्सुशी, तानिजाकी और एक आदमी को छोड़ के सबके लिए टाइम को स्टॉप कर देती है और उन्हें किसी और डायमेंशन में लेके चली जाती है। वहाँ उन्हें बहुत सारे रूम दिखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कैद होते हैं और उन्हीं में से एक रूम में केंजी और नायोमी भी होते हैं। फिर वो लड़की उन्हें एक गेम खेलने को बोलती है जिसमें उन सबको एनी से बच के डोर को ओपन करना है और वहीं पर एक सफेद दरवाजा होता है जिससे वो लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस बारे में उनकी सारी यादें चली जाएंगी और वो नायोमी और केंजी को भी बचा नहीं पाएंगे। और फिर वो एनी को बुलाती है जिसको देख के सभी लोग उस व्हाइट गेट से भाग जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, आत्सुशी, तानिजाकी और वो तीसरा आदमी जिसे एलिशा नाम की एक लड़की की तलाश है, जिसे इस लड़की ने पकड़ रखा था और वो इसलिए वहाँ से नहीं भागता। फिर वो उन्हें की दे देती है और आत्सुशी सोचने लगता है कि तानिजाकी बॉम्ब बना के इजीली डोर को ओपन कर देगा, लेकिन तब तक एनी आकर उसे आउट कर देती है और एक गेट से बहुत सारे हाथ आकर तानिजाकी को अंदर ले जाते हैं। इसके बाद आत्सुशी आधा ट्रांसफॉर्म होकर किसी तरह एनी से बचते बचाते गेट के पास पहुंचता है, लेकिन जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है तब वो तीसरा आदमी उसे बताता है कि वो की गेट के पास जाते ही तुम्हें काटने आ रही है। अब वो ऐसे वक्त में आखिर करे तो करे क्या। इसके बाद वो लूसी बताती है कि वो भी ऑर्फन है और बचपन में एनी के अलावा उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। एक तो आत्सुशी पहले से ही परेशान था, ऊपर से ये लूसी उसका दिमाग और खराब कर रही थी। फिर वो सोचता है कि व्हाइट गेट से बाहर निकलकर दजाई और बाकियों को भी हेल्प के लिए बुला लाए और गेट की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी उसे बोलता है कि तुम अपनी सारी मेमोरीज को खो दोगे और फिर किसी को भी नहीं बचा पाओगे। उस आदमी की बातें सुनकर वो फिर से ट्राई करता है और इस बार वो पकड़ा जाता है और फिर बहुत सारे हाथ उसे गेट के अंदर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो किसी तरह अपनी पावर्स का यूज करके अंदर जाने से खुद को बचा लेता है और पूछता है, तुम उस आदमी के साथ क्या करोगी? जिस पे वो कहती है, हो सकेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी, या एनी उसके एक्सप्रेशन देखने के लिए उसे पकड़ लेगी। तभी एनी उसके पीछे आ जाती है और उसको देखकर वो और लूसी दोनों फ्रीज हो जाते हैं कि तभी आत्सुशी रिबन से लूसी को खींच के पकड़ लेता है और सारी बात रिवील करता है कि तानिजाकी ने पहले ही अपनी एबिलिटी यूज कर ली थी और ये जो रिबन है वो उसने आते वक्त उसमें फंसा दिया था। फिर उसे लेकर वो उस गेट में गिर जाता है जिससे लूसी मर जाती है और डायमेंशन वहीं खत्म हो जाता है, जिससे सभी लोग बाहर आ जाते हैं, वो आदमी भी और वो लड़की एलिशा भी जिसे वो खोज रहा होता है। अब इस पॉइंट तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने अगुतागावा को मारने का ऑर्डर दिया था, पोर्ट माफिया का लीडर। फिर हम लूसी को भी देखते हैं जो कि मरी नहीं होती और मरने से पहले ही डायमेंशन को रिलीज कर दिया होता है, जिससे वो बच गई होती है और वहां से रोते रोते भाग जाती है। इसके बाद वहां पर क्योका आती है जो आत्सुशी के पीछे चिपक जाती है क्योंकि वो उसके लिए काफी परेशान थी। और फिर वो आदमी आत्सुशी को थोड़ा टेंशन कम करने को कहता है, जिसपे आत्सुशी पूछता है, क्या तुम एक डॉक्टर हो? जिसपे वो बताता है कि हाँ, वो पहले एक डॉक्टर था। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम क्योका को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई होती है, लेकिन आत्सुशी के पूछने पर भी कुछ नहीं बताती।
फिर हम उस माफिया के लीडर को कहीं जाते हुए देखते हैं जहां बाकी के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने उस गिल्ड मेंबर्स को मार दिया होता है। और इसी के साथ ये सीजन और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सीजन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सीजन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 4 साल पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है जब दजाई पोर्ट माफिया का एक हिस्सा था। वो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहाँ उसका दोस्त ओडा आ जाता है। फिर दजाई अपने काम के बारे में बताने लगता है और ओडा ये बताता है कि दजाई कितना खतरनाक है। और फिर दजाई अपने सुसाइड की विश को ओडा को बताता है क्योंकि वो अपनी माफिया की जिंदगी से काफी तंग आ गया था। और इसके बाद दजाई कहता है, तुम्हें पता है जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग मौत से डरते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो मरने की कोशिश करते हैं। यही फीलिंग तो मुझे भी चाहिए। फिर वहां पर आंगो आ जाता है जो कि माफिया का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है और पोर्ट माफिया की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। वहां आकर वो डिस्पोजल की जॉब के बारे में बताता है जिसे सुनकर दजाई उसे करने की जिद करने लगता है, पर वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं। और फिर कुछ देर बाद दजाई कहता है, तुम्हारे बैग में एक कैमरा है तो हमें एक सेल्फी ले लेनी चाहिए। जिसपे वो दोनों कहते हैं, मिलते तो हम रोजाना हैं, इसके बाद ये सेल्फी क्यों? जिसपे दजाई कहता है, पता नहीं कल हो या ना हो, बस शायद इसलिए। फिर अगले दिन ओडा को हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। दरअसल ओडा एक लो रैंक माफिया है, इसलिए इसको हेडक्वार्टर में आने की परमिशन नहीं होती। इसके बाद हम लीडर को देखते हैं जो एलिसा का ड्रेसअप कर रहा होता है। और जैसे ही वहां पर ओडा आता है वो कहता है, दरअसल बात यह है कि एंगो मिसिंग है और उसका मिसिंग होना बहुत रिस्की है क्योंकि उसके पास हमारी बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके बाद वो एक पेपर पे लिख के देता है, तुम्हें एंगो को ढूंढने के लिए जो जो हेल्प चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और इसके बाद वो दजाई के बारे में क्वेश्चंस करने लगता है जिसपे ओडा कुछ रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद वो कहता है, हो सकता है 4-5 सालों में दजाई मुझे मारकर इस गद्दी पर बैठ ही जाएगा। इसके बाद वो ओडा से पूछता है, हाँ वैसे तुम्हारे पास एक गन है जिसे तुमने आज तक यूज नहीं किया, अब तुम्हें उसका यूज करना चाहिए। इनडायरेक्टली वो उसे दजाई को मारने की बात कर रहा होता है। फिर हमें एक रिवर साइड दिखाई जाती है जहां 3 लोग मरे हुए होते हैं। फिर वहां पे दजाई अपना गेम खेलते खेलते आ जाता है और आते ही गेम ब्लैक लिजर्ड के मेंबर के हाथ में पकड़ा देता है और इसके बाद बॉडीज को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। ब्लैक लिजर्ड उसे बताता है कि कल रात वेयर हाउस में गोलियां चली थी और एक फोटो देता है जिसमें वहां कुछ लोग बॉडी कवर करके आए हुए होते हैं। फिर दजाई सोचता है, अगर बॉडी कवर ही करना था तो कैमरे में आना ही क्यों? और इसके बाद उसे फोटो में एक ओल्ड गन दिखाई देती है जिसकी इंफॉर्मेशन वो ब्लैक लिजर्ड से ले लेता है। फिर हम ओडा को देखते हैं जो कि एंगो के घर आया होता है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और फिर वो एक रूम के चेयर पे जाके बैठ जाता है और सारे चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है कि तभी उसे सीलिंग पे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। और वो जाके जैसे ही उसे टच करता है एक हिडन रूम का गेट खुल जाता है और वहां पर उसे बॉक्स मिलता है। तभी अचानक से उसे अपने ऊपर बुलेट लगने का एक विजन आता है और वो झुक जाता है और तुरंत ही वहां पर एक स्नाइपर शूट कर देता है। एक्चुअली ओडा अपनी एबिलिटी के कारण 4 से 5 सेकेंड आगे के फ्यूचर को देख सकता है और फिर वो वहां से अपनी जान बचा के भागने लगता है। वो रास्ते में दजाई को हेल्प के लिए कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन दे देता है। फिर वो भागते भागते जैसे ही सुनसान रास्ते पे आता है वहाँ वही वेयर हाउस वाला एक अटैकर आ जाता है। वो ओडा पे हमला करने ही वाला होता है कि दजाई अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसे गोलियों से भून देता है। फिर वो ओडा से कहता है, तुम्हारे पास इसे मारने का एक मौका था, इसके बाद भी तुमने इसे नहीं मारा। और फिर वो उसकी गन चेक करता है और देखता है कि इसके पास भी वही ओल्ड गन होती है। अब दजाई कहता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन मिमिक का मेंबर है जो ऐसे ही ओल्ड गन्स का यूज करती हैं और क्योंकि ये ओल्ड होने के कारण शॉर्ट रेंज की होती हैं तो ये अपने शिकार को ऐसे ही गली और बंद जगहों पर मारते हैं। फिर ओडा उसे वो बॉक्स देता है जिसको दजाई बड़ी आसानी से खोल देता है और उसमें भी वही गन होती है जिसपे ओडा कहता है, क्या एंगो भी मिमिक का एक हिस्सा है? जिसपे दजाई कहता है, हो सकता है ये गन उसे कहीं से मिली हो। और इसके बाद वो बोलता है, तुम्हें पता है जब हम कल रात मिले थे तो वो झूठ बोल रहा था कि वो मीटिंग से आया है, क्योंकि जब उसने कैमरा निकाला था तो उसके बैग में जो अम्ब्रेला था वो काफी गीला था। टोक्यो में बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एंगो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। वो हमेशा कार में ही ट्रेवल करता है और उसके कार से बार तक आने में अम्ब्रेला इतना गीला नहीं होना चाहिए। उसने कम से कम 30 से 40 मिनट
बरसात में बिताए हैं और इतनी देर बरसात में बिताने के बाद भी उसके कपड़े गीले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि उसने क्लॉथ चेंज कर लिया होगा। लेकिन जब मैं उसे छोड़ने गया था तो उसकी कार में गीले कपड़े नहीं थे और ये अम्ब्रेला ना ही मीटिंग से पहले यूज हुआ था और ना ही बाद में, क्योंकि अम्ब्रेला वॉच के ऊपर रखा था। अब मिमिक का वो मेंबर उठकर दसाई के ऊपर गन तान देता है, लेकिन जैसे कि दसाई मरना चाहता था वो उसे शूट करने के लिए उकसाता है, लेकिन तभी ओडा पीछे से उसे शूट करके मार देता है, जिस पे दसाई कहता है मुझे पता था ये मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मिमिक का ये मेंबर लेफ्टी है और ये राइट हैंड से गन पकड़े हुए था। ये तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो मुझे क्या मारेगा। दरअसल दसाई ने ओडा को मारने का मौका दिया था और उसने उसे मार दिया। फिर अगले दिन हम ओडा को देखते हैं जो कि किसी जगह करी खाने के लिए गया होता है और वहां हमें पता चलता है ओडा अनाथ बच्चों की हेल्प करता है और बहुत से अनाथ बच्चों को उसने वहीं करी वाले के पास रख रखा होता है और वो करी वाले को उनकी देखभाल के लिए पर डे पैसे भी देता है। इसके बाद वो ऊपर उनसे मिलने जाता है और हम देखते हैं कि बच्चे भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। इसके बाद वो नीचे आता है तो वहाँ दसाई पहले से ही करी खा रहा होता है। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद दसाई उसे मेन बात बताता है कि यूरोप का एक ऑर्गेनाइजेशन जापान में कुछ खोज रहा है जिसका पता हमें लगाना है। आखिर पोर्ट माफिया के पास ऐसा क्या है जिसके लिए वो यहाँ तक चले आए हैं। अगर हम ये मान ले कि एंगो उनको इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है तो उन्हें पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और उसने बहुत सारे ट्रैप लगा रखे होते हैं कि तभी उसे कॉल आता है और ये एक गुड न्यूज होती है कि उसके ट्रैप में वो लोग फंस गए होते हैं। दरअसल वो जो ढूंढ रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिमिक को मिलती है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। उसका पासवर्ड भी उन्हें मिल जाता है और जैसे ही वो उसे खोलते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता और वहां पे स्लीपिंग गैस रिलीज होती है और यही तो दसाई का प्लान था। फिर ओडा पोर्ट माफिया के एक अकाउंटेंट के पास जाता है जहाँ पे माफिया मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। उन्हें एंगो फर्स्ट टाइम यही मिला था और इस जगह से उनकी काफी यादें जुड़ी थी। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है और फिर वो एक टेबल को देखता है जिसको देख के उसे एक फ्लैशबैक याद आता है कैसे वो और दसाई एक केस के सिलसिले में एंगो से मिले थे और दसाई ने उसे बहुत परेशान किया था। इसके बाद हम दसाई को देखते हैं जो वहां पहुंच चुका होता है, लेकिन वो सारे मेंबर मर चुके होते हैं क्योंकि बेहोश होने से पहले एक मेंबर ने अपने आप को शूट कर लिया होता है और एक मेंबर ने टाइम से पहले जाकर उनसे गन लेकर सभी लोगों को मार दिया होता है। उन लोगों ने उनके मुंह से सुसाइडल पॉइजन भी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उनका प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। इसके बाद हम अगुतागावा को देखते हैं जिसको उस लास्ट मेंबर को देखने के लिए कहा गया था, लेकिन वो ये काम ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए दसाई उसे एक जोरदार पंच मारता है और एक गन से उस पर कई सारे शॉट मारता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी एबिलिटी उसे डिफेंड कर देती है। एक्चुअली ये सीजन 1 का प्रीक्वल है। इसमें अभी अगुतागावा को अपनी पावर्स का फुल यूज करना नहीं आता, जिसके कारण वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाया और दसाई बस उसे ये समझाना चाहता है कि वो भी अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। फिर वो उससे कहता है अगर नेक्स्ट टाइम वो फेल हुआ तो वो उसे 2 घूंसे मारेगा और फिर अपने गैंग मेंबर्स को बोलता है ओडा किसी को मारता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हिम्मत नहीं है। अगर उसे सच में गुस्सा दिला दिया तो इस रूम में मौजूद किसी को भी अपनी गन निकालने का टाइम तक नहीं मिलेगा। और हाँ अगुतागावा, ऐसे हालातों में उससे दूर ही रहना। फिर ओडा को दसाई का कॉल आता है। उसको एनिमी के शूज से उनके हाइड आउट के बारे में पता चलता है और वो ये भी कहता है एंगो ही गद्दार है, अगर वो तुम्हें मिलता है तो उसे संभल कर रहना। फिर ओडा उनके हाइड आउट पे जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है। उसे वहां जाकर पोर्ट माफिया के आने से पहले उस जगह को चेक करना होता है। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है उसे एंगो बंधा हुआ मिलता है और वो उसे बचाने चला जाता है। वो उसकी रस्सी खोलता है और उसे सब कुछ बता देता है कि पोर्ट माफिया के लोग कैसे उसे गलत समझ रहे हैं। वहां चारों ओर बॉम्ब लगे होते हैं और वो जैसे ही उस रस्सी को खोलता है उसको विजन आता है कि ये रूम फट जाएगा और इसमें वो दोनों ही मारे जाएंगे। तभी वो दोनों खिड़की से कूद जाते हैं। फिर एंगो उसे बताता है कि जो मिमिक का लीडर है वो बहुत पावरफुल है और वो पोर्ट माफिया को खत्म करना चाहता है। इसके बाद वो उसे पीछे की ओर इशारा करता है जहां उसे एक बॉल दिखाई देती है और वो जैसे ही उसे टच करता है उसको विजन आता है कि इसमें पॉइजन है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो ऐसे हालात में कुछ भी नहीं कर सकता था। वैसे वहां पे मिमिक के लोग भी आ जाते हैं और ओडा एंगो को वहां से जाने को कहता है, लेकिन ये सारा प्लान तो उसी का होता है और वो मिमिक के साथ वहां से चला जाता है।
इसके बाद हम ओडा के पास्ट को देखते हैं, जब उसे स्टोरी लिखना बहुत पसंद था और वो एक राइटर बनना चाहता था। उसे एक आदमी ने सिखाया था कि एक स्टोरी को लिखना यानी एक पर्सन को लिखना होता है। इसका मतलब यानी उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और फिर प्रेजेंट टाइम में हम ओडा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी आंखें खुलते ही वो दजाई को एंगो के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे दजाई ने सही कहा था, लेकिन उसने उसके बारे में गलत सोचा। फिर दजाई ओडा को बताता है कि बाकी के मेंबर और अगुतागावा मिमिक के लीडर को मारने गए हैं, लेकिन उनको मिमिक के लीडर की एबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं। और ये सुनते ही ओडा उठ जाता है और अपनी गन लेकर अगुतागावा को बचाने जाता है, जिसपे दजाई कहता है तुम तो किसी को मारते ही नहीं हो। जिसपे ओडा रिप्लाई देता है मैं किसी को मारने नहीं जा रहा, बल्कि अगुतागावा को बचाने जा रहा हूँ। तभी हमें अगुतागावा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गैंग को लेकर मिमिक के हाइड आउट पर पहुंच चुका होता है और सबको मार रहा होता है, और इस पर वो अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर मिमिक का लीडर गिडी आ जाता है और अगुतागावा उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी सुपर स्पीड से उससे बच जाता है और अगुतागावा के पास आकर उस पर शूट करता है, लेकिन अगुतागावा उसे डिफेंड कर लेता है। तभी गिडे उसके पैर में भी शूट कर देता है, लेकिन किस्मत से वहां पर ओडा आ जाता है। जैसा कि हमें पता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए अगुतागावा को जल्दी से बाहर लेके चला जाता है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है कि अगुतागावा उसे स्टैब कर देगा और वो उसे कुछ दूर फेंक देता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे गिडी आ जाता है और वो अपना नाम बताते हुए उससे कहता है मैं यहाँ तक आया ताकि अपने जैसे लोगों को ढूंढकर उनकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओडा अपने विजन में देखता है कि गिडे उसे शूट कर देगा, लेकिन तभी उसे दूसरा विजन आता है कि वो वहां से हट जाएगा, लेकिन उसे फिर भी शॉट लगेगा, जिसपे ओडा हैरान हो जाता है। और फिर गिडे उसे बताता है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कुछ सेकंड भविष्य में आंखें देख सकता हूँ। अब क्योंकि ओडा के अंदर फाइटिंग का कोई इंटेंशन नहीं था, गिडे उसे पूछता है क्या तुम माफिया के मेंबर नहीं हो? जिसपे ओडा कहता है मैं माफिया का मेंबर हूँ, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहता और ना ही किसी झमेले में पड़ना चाहता हूँ। इसके बाद उसे 3 विजन आते हैं, जिसमें एक में वो राइट मुड़ेगा और उसे फिर भी शॉट लगेगा, सेकंड में वो लेफ्ट मुड़ेगा और उसे फिर भी शॉट लगेगा, और थर्ड में वो नीचे झुकेगा लेकिन उसे फिर भी शॉट लगेगा। देन वो इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हो गया और उससे बच गया। फिर ओडा नीचे ग्राउंड पे शूट करता है, जिससे गिडे समझ जाता है कि कुछ भी हो जाए ये फाइट बैक नहीं करेगा, और वो उससे पूछता है, जिसपे ओडा रिप्लाई करता है मैं यहाँ किसी को मारना नहीं चाहता क्योंकि मुझे एक राइटर बनना है, और अगर मैं किसी को मार दूंगा तो मैं एक राइटर बनने का हक खो दूंगा। एक कहानी लिखना किसी व्यक्ति की जिंदगी को लिखने जैसा होता है। जिसे सुनकर गिडे शॉक्ड हो जाता है और अपनी गलती का एहसास करते हुए वहां से चला जाता है, और ओडा भी वहां से अगुतागावा को लेकर निकल जाता है। फिर हम दजाई और ओडा को देखते हैं, जो कि एक बार के पास जा रहे होते हैं, और ओडा कहता है मुझे मिमिक कुरैंगा को ढूंढना होगा। जिसपे दजाई कहता है उसको ढूंढना क्या है, वो तो यहीं मिलेगा। इसके बाद वो बार के अंदर जाते हैं, जहां एंगो पहले से ही बैठा होता है। फिर वो तीनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। अब दजाई उन्हें बताता है कि एंगो गवर्नमेंट का एक एजेंट है, जो पोर्ट माफिया में नजर रखने के लिए आया था, और अब पोर्ट माफिया में रहकर मिमिक पे नजर रखेगा। एंगो थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि वो ओडा को छोड़कर वहां से चला आया था, और ओडा भी इससे नाराज होता है। फिर अगले दिन जब ओडा स्नैक्स लेके करी प्लेस पे जाता है, तो देखता है किसी ने पहले से ही वहां जाके तोड़फोड़ कर रखी होती है और ओनर को भी मार दिया होता है। एंड बच्चे भी गायब होते हैं, और वो जैसे ही विंडो के बाहर देखता है, बच्चे एक वैन में होते हैं, और उनको बचाने के लिए जैसे ही वो वैन के पास जाता है, वो वैन ब्लास्ट हो जाती है, और ओडा की स्क्रीमिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओडा को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में होता है और मिमिक से रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि सारे बच्चों को उन्होंने ही मारा होता है। इसके बाद हम पोर्ट माफिया की एक अनऑफिशियल मीटिंग को देखते हैं, जिसमें उनका लीडर एंगो और एक तीसरा आदमी मीटिंग कर रहा होता है, जिसमें एंगो जो कुछ ओडा के साथ हुआ होता है उस पर नाराज होता है और लीडर को मिमिक का कुछ करने के लिए बोलता है। लेकिन लीडर के इरादे तो कुछ और ही लग रहे होते हैं, और फिर उससे एक ब्लैक एनवेलप रिसीव होता है और वो खुश हो जाता है। इसके बाद हम फिर से ओडा को देखते हैं, जो कि उसी स्पॉट पे होता है, और फिर वहां पे दजाई आता है और उसकी इंटेंशन समझते हुए उसे समझाता है कि अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी भी मौत हो सकती है। दजाई उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओडा उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। रास्ते में ओडा एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी गिर जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि अपना रैम्पो ही होता है।
फिर वो ओडा को डांटने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ये डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन खराब हो जाती। डिटेक्टिव खुद ही कह रहा है कि वो डिटेक्टिव है। ये बात ओडा को थोड़ी ऑड लगती है, जिसपे रैम्पो अपनी एबिलिटी का यूज करके उससे कहता है जो तुम करने जा रहे हो वो मत करो, वरना इसमें तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसपे ओडा कहता है ये मैं पहले से ही जानता हूँ। इसके बाद ओडा मिमिक के हाइडआउट पे पहुंच जाता है और जो भी उसके सामने नजर आता है उसे मारने लगता है और ऐसे ही वो मेन गेट तक पहुंच जाता है। फिर उसके मारे हुए में से एक आदमी उसे इस नर्क से मुक्त करने के लिए थैंक्स कहता है और लीडर के बारे में भी बता देता है और कहता है उसे भी इस नर्क से मुक्त कर दो। इसके बाद हम दसाई को देखते हैं जो कि लीडर के पास ओडा की हेल्प के लिए गया होता है और लीडर से एक गिफ्टेड स्क्वाड मांगता है, जिसपे पहले तो वो इसे ग्रांट कर देता है। फिर इसके बाद उससे इसका रीजन पूछता है और दसाई उसे बता देता है, लेकिन फिर लीडर बातें बनाने लगता है और बातें करते करते दसाई को वो ब्लैक एनवेलप दिख जाता है और वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है। इसी ने मिमिक और बाकी के माफियाज को जापान में एंट्री दिलाई और ओडा के ऑर्फन बच्चों को भी इसी ने मरवाया है ताकि वो और गिडे एक दूसरे को मार दे। और वो ब्लैक एनवेलप एक गिफ्टेड परमिट है जिससे लीडर को काफी प्रॉफिट होगा। फिर दसाई खुद ही ओडा को बचाने के लिए निकलने लगता है कि लीडर उस पे गन तान देता है और शूट करने की धमकी देता है, जिसपे दसाई कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। फिर हम ओडा को देखते हैं जो कि गिडे तक पहुंच चुका होता है और दोनों में एक जोरदार फाइट चल रही होती है और कुछ देर बाद दोनों साइड से गैंग्स आ जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। फिर से ओडा अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसे राइटर बनना था और वो एक आदमी से मिला जिसके बाद उसने लोगों को मारना छोड़ दिया और दूसरों को बचाने लगा। इस बार गिडे भी अपनी स्टोरी बताता है कि यूरोप में वॉर के टाइम उसका होम टाउन पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसके बाद उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इनकी फाइट ऐसे ही चल रही होती है और लास्ट में एक दूसरे को एक परफेक्ट शॉट मारते हैं और वो दोनों जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ दसाई आता है और ओडा को अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगता है। शायद ये फर्स्ट टाइम होगा जब ये रोया होगा। और लास्ट टाइम में ओडा दसाई को कहता है तुम हमेशा जीने के लिए रीजन खोजते रहते थे जो तुम्हें आज तक नहीं मिला, लेकिन इस दुनिया में सभी सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अब यहाँ से तुम चाहो तो दो रीजन के लिए जी सकते हो, या तो किसी को मारने के लिए या तो किसी को बचाने के लिए। और वो उसे ऑर्फन बच्चों की हेल्प करने के लिए भी बोलता है। शायद यही रीजन था कि सीजन 1 में दसाई आत्सुशी को बचाने के लिए इतना डेस्परेट था। फिर हमें 2 वीक्स बाद की स्टोरी बताई जाती है जहां दसाई उसी आदमी के पास गया होता है जिसे हमने लीडर के साथ अनऑफिशियल मीटिंग में देखा था और वो उससे एक ऐसा जॉब मांगता है जिसमें वो दूसरों की हेल्प कर सके। जिसपे वो बंदा कहता है कि एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ गिफ्टेड लोग ही रहते हैं और वहां तुम सबकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 साल अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। अब हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहां दसाई एजेंसी में होता है और जैसा कि हमें पता है क्योका ने एजेंसी ज्वाइन कर लिया था तो उसको अपना फर्स्ट टास्क मिलता है एक जज को एनवेलप पहुंचाने का, लेकिन वो आत्सुशी से कहती है ये उसका पहला काम नहीं है। फिर वो और आत्सुशी वहां से निकल जाते हैं और जब वो जज के पास पहुंचते हैं तो गार्ड उसे एंट्री नहीं देते और वो उससे अप्रूवल लेटर मांग रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि वो एक सीक्रेट मीटिंग थी उसका अप्रूवल वो उन्हें नहीं दे सकती थी। फिर वो आत्सुशी को आकर बताती है और अपना तेज दिमाग चलाते हुए कहती है क्यों ना वो उन्हें अपने चार्म से अट्रैक्ट करे और अंदर चली जाए, जिसपे आत्सुशी उसे मना कर देता है और कहता है वो एजेंसी वाले हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके अंदर जाने लगती है और जो भी रास्ते में आता है उसे स्टन गन से बिजली के झटके देती जाती है और एंड में जज के पास पहुंच जाती है, लेकिन जज भी उसे देख के काफी डर जाते हैं, इसलिए वो उन्हें भी झटका दे के लेटा देती है। इसके बाद इस सिचुएशन से निकलने के लिए आत्सुशी क्योका को आइसक्रीम खिलाने लाता है और वो आइसक्रीम खाते खाते उसके पावर्स के बारे में बात करने लगता है कि उसको अपनी एबिलिटी का यूज करने का ट्राई करना चाहिए ताकि अगर उसे इसकी जरूरत पड़े तो वो उसका यूज कर सके, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसकी इस डीमन स्नो एबिलिटी के कारण बहुत लोगों की डेथ हुई होती है। कि तभी अचानक उसके सेल फोन पे कॉल आता है और एक औरत उसकी पावर को एक्टिवेट कर देती है और वो अपनी पावर एक्टिवेट करते ही आत्सुशी को स्टैप कर देती है और फिर वो औरत वहां आ जाती है और उसका नाम ओसाकी होता है और वो आत्सुशी को बुरा भला सुनाने लगती है क्योंकि उसके हिसाब से उसी ने क्यूका को पट्टी पढ़ाकर एजेंसी ज्वाइन करवाई होती है। इसके बाद वो क्यूका को वहां से ले जाने लगती है और आत्सुशी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर उसे स्टैप कर देती है
और जब ओजाकी उसे लेके जाने लगती है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन फिर ओजाकी आत्सुशी को मारने की धमकी देती है और क्योका मान जाती है। जाते जाते वो एक लास्ट टाइम ओजाकी को स्टैब करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है और फिर ओजाकी आत्सुशी को मारने के लिए अपनी पूरी गैंग को बुला लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुनिकिदा और केंजी कार को उड़ाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और केंजी अपनी सुपर स्ट्रेंथ से कार को उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो गिल्ड के मेंबर होते हैं जिनका प्लान इस पूरी सिटी पे राज करने का होता है और वो अपने गैंग मेंबर्स को बुलाते हैं जो 2 मिनट के अंदर सभी को भूनकर चले जाते हैं। लेकिन घबराओ मत, यहाँ भी कोई मरा नहीं है बल्कि एजेंसी की डॉक्टर ने सबका ट्रीटमेंट कर दिया है, बस अभी कोई होश में नहीं आया। अब यहाँ हालात ऐसे बन चुके हैं कि माफिया भी खतरे में है और एजेंसी भी। वहाँ माफिया के लीडर ने प्रेसिडेंट को मारने का ऑर्डर दिया होता है और वो लोग जैसे ही प्रेसिडेंट को मारने आते हैं प्रेसिडेंट उनकी 2 मिनट में छुट्टी कर देता है। अब जरा सोचो, जिसके अंडर में इतने होनहार लोग काम करते हैं वो खुद कितना होनहार होगा। लेकिन उनमें से एक मौके का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट पर ट्रैकर लगा देता है। फिर हम गिल्ड मेंबर्स को देखते हैं जिनका मानना होता है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ कुर्बान भी करना होगा, तभी हमें वो चीज मिल पाएगी और इसलिए हम एजेंसी और माफिया को कुर्बान कर देंगे ताकि हम इस सिटी पे कब्जा कर सकें। यहाँ भी एक ट्रायल वॉर स्टार्ट हो गई है जहाँ एजेंसी वाले गिल्ड और माफिया को मारना चाहते हैं और माफिया वाले गिल्ड और एजेंसी को, वहीं गिल्ड वाले एजेंसी और माफिया को मिटाना चाहते हैं। और एजेंसी में सभी लोग इसी बात की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम कैसे अटैक और अपना डिफेंस करें। फिर हम माफिया के लीडर को देखते हैं जो कि गिल्ड मेंबर्स के लिए एक फ्रेंडली लेटर लिख रहा होता है और वो लेटर उनको सेंड कर देता है। इसके बाद हम गिल्ड मेंबर्स को देखते हैं जहां हम सिर्फ 2 मेंबर्स को ही देख पाते हैं, जिसमें से एक का नाम मार्गरेट है जिसकी एबिलिटी है वेदर मैनिपुलेशन और दूसरे का नाम नथानियल है जिसकी एबिलिटी है ब्लड मैनिपुलेशन। अब ये दोनों अपने अपने काम में लगे होते हैं कि अचानक से एक वर्कर वहां आ जाता है और उन्हें वो लेटर पकड़ा देता है। अब नथानियल लेटर पढ़ता है जिसमें लीडर ने शिप को ब्लास्ट करने की धमकी दी होती है, जिसे सुनकर मार्गरेट हंसने लगती है क्योंकि उसे ये मजाक लग रहा होता है। उसे लगता है किसी ने डराने के लिए उन्हें ये लेटर लिखा है जिसपे नथानियल कहता है हमारी फाइट माफिया से है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, तो हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। फिर वर्कर्स एक आदमी को पकड़ के ले आते हैं जो शिप के आसपास घूम रहा था और इसकी शक्ल भिखारी जैसे लग रही थी। लेकिन ये बंदा और कोई नहीं, अपना सीजन 1 का बॉम्बर होता है जिसने ट्रेन में बॉम्ब लगाया था। लेकिन जब उनकी फाइट होती है तो नथानियल उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि इसकी एबिलिटी बस बॉम्ब बनाना है और ये काम तो कोई भी कर सकता है, जिसे सुनकर वो बॉम्बर नाराज हो जाता है और अपनी बेफिजूल की फिलॉसफी उस पे झाड़ने लगता है, जिसे सुनकर नथानियल गुस्सा होके उसका बॉम्ब उसी पे फेंक देता है। अब हमें यहाँ पर इसकी ओरिजिनल एबिलिटी का पता चलता है जो कि बॉम्ब बनाना नहीं होता बल्कि किसी बॉम्ब के ब्लास्ट से बचना होता है। तुरंत ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ पर सैकड़ों बॉम्ब गिरा के चला जाता है, जिससे बचने के लिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और थैंकफुली बच भी जाते हैं। लेकिन वो शिप ब्लास्ट हो जाती है और उनका इकलौता हाइड आउट उनकी हाथों से चला जाता है। फिर वो अगतागावा को अटैक के लिए भेजते हैं और वो उनकी सिचुएशन समझने से पहले ही सारे वर्कर्स को मार देता है। अब सिर्फ मार्गरेट और नथानियल ही बचे होते हैं। इसके बाद अगतागावा उन दोनों को भी स्टैब कर देता है जिससे मार्गरेट की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन नथानियल अभी भी लड़ने की हालत में होता है। फिर वो उससे फाइट करता है जहां हमें काफी जोरदार फाइट देखने को मिलती है, लेकिन मार्गरेट बीच में उठकर अपनी एबिलिटी से अगतागावा के चारों ओर एक फास्ट सर्कुलर विंड फ्लो करने लगती है जिससे अगतागावा के आउटर कोट वीक पड़ने लगते हैं, लेकिन अगतागावा उसे मार के गिरा देता है। इसके बाद वो नथानियल को भी खत्म करने जाता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो खांसने लग जाता है। लेकिन ये किसी के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के कारण होता है जिसके कारण उसे खांसी आने लगती है, लेकिन ये नथानियल तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके खुद की हालत ठीक नहीं होती। फिर वो वापस से फाइट करने लग जाते हैं और अगतागावा नथानियल को बीट करने ही वाला होता है कि अचानक मार्गरेट आकर वह नथानियल को बचा लेती है। इसके बाद हम एजेंसी को देखते हैं जहां सभी लोग अंडरग्राउंड हो चुके होते हैं और फुल 360 डिग्री सिक्योरिटी के साथ होते हैं। चारों तरफ कैमरास लगे होते हैं और सभी उस पे नजर बनाए होते हैं और वहाँ रैम्पो बोर हो रहा होता है क्योंकि उसका स्नैक्स खत्म हो गया था और गेम के लिए रैम्पो जैसे ही लैपटॉप हाथ में लेता है तो वो रियलाइज करता है कि माफिया लीडर ने उन पे अटैक कर दिया है और अटैक करने आया भी तो कौन है, सिर्फ एक शुया जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो एक एक करके सारे कैमरास को ऑफ करके आगे बढ़ रहा होता है
उसे रोकने के लिए आकिको और केंजी जाते हैं, जहां में रिवील होता है कि शोया ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो इनसे लड़ने नहीं बल्कि इनसे बात करने आया होता है। और फिर ये रैम्पो और प्रेसिडेंट से बात करता है। वो दोनों शोया से उनके एक्शंस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पोर्ट माफिया एजेंसी वालों को मारना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ और ही बताता है कि गिल्ड के बाकी 2 मेंबर्स नायोमी का घर ढूंढ रहे हैं और नायोमी एजेंसी का हिस्सा है, इसलिए अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लें, और चाहे तो उन गिल्ड मेंबर्स को मार भी सकते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हारुनो और नायोमी को देखते हैं, जो वहां से कहीं दूर जा रहे होते हैं, क्योंकि एजेंसी वालों ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि गिल्ड मेंबर उनके पीछे पड़े हैं। फिर हमें 2 गिल्ड मेंबर दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम जॉन और दूसरे का नाम लवक्राफ्ट होता है। जॉन अपनी पॉकेट से सीड निकालता है और अपने नेक में स्टैब करके वो सीड उसमें डाल देता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी बॉडी से पेड़ की बहुत सारी टहनियां निकलती हैं, जो आसपास के ट्रीज के साथ में कांटेक्ट बना लेती हैं, और उनकी हेल्प से वो लोग उन दोनों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। फिर जॉन उनको अपना इंटेंशन बताता है, जो कि उनको मारना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये लोग उनकी काम आएंगे। जिसपे नायोमी चिढ़कर उसे ईविल कहती है। इस पे जॉन कहता है, मेरी एक फैमिली है जिसके लिए मैं ये काम करता हूँ, पता है नायोमी, मेरी भी तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन है। जिसपे नायोमी उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो और नाराज हो जाता है। और तभी लवक्राफ्ट स्नोफॉल नोटिस करता है, और तभी वहां पर कुनिकिदा और तानिजाकी आ जाते हैं, और कुनिकिदा लवक्राफ्ट को शूट कर देता है, और तानिजाकी उन्हें जाके बचाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक ट्रेन जाएगी और वो वहां जाके उसे पकड़ ले और यहाँ से निकल जाएं। तब तक कुनिकिदा ने जॉन को संभाला होता है कि अचानक लवक्राफ्ट उसके पीछे आ जाता है और कुनिकिदा उसे फिर से 3 बार शूट करता है, लेकिन इस बार उस पर कुछ भी असर नहीं होता। जिसपे कुनिकिदा तानिजाकी को उसकी एबिलिटी को यूज करने को कहता है, जिससे वो लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन तभी लवक्राफ्ट अपनी एबिलिटी से अपने दोनों हाथों से बहुत सारे टेंटिकल्स निकाल देता है और उन्हें कैप्चर कर लेता है। जॉन भी अपनी एबिलिटी से उन दोनों लड़कियों को कुछ ही सेकंड में खोज लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आ जाती है और उन्हें देखकर भी नहीं रुकती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये था कि तानिजाकी ने अपनी एबिलिटी को यूज कर लिया था, जिससे ये दोनों इनविजिबल हो गए थे और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो दोनों सेफली ट्रेन में चढ़ चुकी होती हैं और यहाँ मौके पे पुलिस आ गई होती है और सिचुएशन को देखते हुए जॉन अपने हाथ खड़े कर देता है। फिर हम दजाई और आत्सुशी को देखते हैं, जो कि दोनों लड़कियों को पिकअप करने के लिए वहां आए होते हैं। लेकिन दजाई कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और एक सुनसान जगह पे जाके रुकता है कि तभी वहां पे गिन और हिगुची आ जाती हैं और गिन दजाई पे चाकू तान देता है कि तभी हिगुची उन्हें बताती है कि उनका प्लान उसको मारना नहीं है, बल्कि उसको माफिया लीडर ने वापस माफिया ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। और ये सुनते ही दजाई इसे रिजेक्ट कर देता है और गिन की हाइट का मजाक उड़ाता है। और इसी पॉइंट पे हमें पता चलता है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है, क्योंकि सीजन 1 में ये लड़के की तरह लगता था। फिर हिगुची कहती है कि माफिया बॉस उसे ज्वाइन करवा के उसकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक टॉप लेवल क्रिमिनल को रिलीज कर दिया है, जिसका नाम सुनते ही दजाई की भी फट जाती है। फिर हम हारुनो और नायोमी को देखते हैं, जिन्हें ट्रेन में एक लड़की मिलती है जिसके पास एक अजीब सी डॉल होती है। फिर स्टॉप आता है और वो उतरते हैं, जहां वो दोनों उस लड़की को आत्सुशी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन वो उसे धक्का देके निकल जाती है और एक क्रीपी सी स्माइल करती है और अपने हाथ पे लगे कट्स को दिखाती है, जो काफी अजीब लग रहा होता है। फिर हम दजाई, गिन और हिगुची को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस टॉप लेवल क्रिमिनल की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका नाम यूमेनो होता है और वो किसी का भी माइंड कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकती थी। फिर हम आत्सुशी को देखते हैं, जिससे यूमेनो कुछ बोल रही होती है कि तभी आत्सुशी नोटिस करता है कि अचानक हारुनो उसका गला पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है, जिसपे आत्सुशी हाफ टाइगर फॉर्म लेकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम दजाई को देखते हैं, जो उन्हें बता रहा होता है कि जो विक्टिम होगा, यानी जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा होगा, उसके शोल्डर्स पे फिंगर के निशान आ जाएंगे और फिर उनसे पूछता है, तुम मुझे बचाने आई हो? जिसपे हिगुची हाँ कहती है, जिसे सुनते ही दजाई ट्रेन की ओर भागता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये लोग उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं और ये लोग उसे कब से ट्रेन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो ट्रेन के पास जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है, आत्सुशी मैनिपुलेट नायोमी का गला पकड़े हुए होता है। एक्चुअली इतने टाइम से आत्सुशी ही मैनिपुलेट होके सब पे अटैक कर रहा होता है। दजाई उसे मैनिपुलेशन से आजाद कर देता है और वो लड़की वहां से चली जाती है।
फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जिसको इस बात का काफी गिल्ट था कि उसने अपने साथियों पे हमला किया, जिस पे दजाई समझाता है कि उनका काम ही ऐसा है, उनको पग पग पे ऐसे चुनौतियों का सामना करना होगा, इसलिए उन्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और फिर दजाई काम के लिए एक सरकारी एजेंट से मिलने जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अपना एंगो होता है, जो कि दजाई का पुराना दोस्त है। फिर वो बातें करते हुए कार में कहीं जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी खबर अभी आत्सुशी को नहीं होती। वो मस्त कहीं ब्रिज पे घूम रहा होता है कि तभी वहां पर मिशेल आती है और उससे क्योका का ख्याल रखने को कहती है। और फिर वहां गिल्ड लीडर आ जाता है और उसकी पावर ऐसी होती है कि वो आत्सुशी को एक ही पल में हरा देता है। और जिसने आत्सुशी पे 7 मिलियन का रिवॉर्ड रखा होता है वो और कोई नहीं बल्कि यही गिल्ड लीडर होता है। तभी वहां क्योका आ जाती है और गिल्ड लीडर के नेक पे हमला करती है। और जैसे उसका ध्यान भटकता है वो आत्सुशी को लेके वहां से भाग जाती है, जिससे गिल्ड लीडर काफी इम्प्रेस होता है और वहां से चला जाता है। आत्सुशी और क्योका किसी जगह पे छिपे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो उसी टॉप लेवल क्रिमिनल यानी ह्यूमैनो को खोज रही होती है। आत्सुशी उनसे मदद मांगने जाता है कि तभी उन्हें किसी का कॉल आता है जो उन्हें ह्यूमैनो की इंफॉर्मेशन देता है कि वो एक 13-14 साल की लड़की है जिसने जापानीज ड्रेस पहना है, जिसे सुनकर उनकी नजर क्योका पर पड़ती है और वो उसकी एज पूछते हुए गन को पकड़ते हैं कि तभी क्योका उसे इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर आत्सुशी उसे लेकर वहां से भाग जाता है और रास्ते में मार्गरेट की बात याद करता है कि क्योका ने बहुत कम एज से ही ये काम स्टार्ट कर दिया था और उसका इस डार्कनेस से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रास्ते में गिल्ड लीडर उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं उसका साथ ही पानी से एक वेल जैसा प्लेन निकालता है और वो आत्सुशी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब बची क्योका जिसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर हम ह्यूमैनो को देखते हैं जो अपना नया शिकार खोज रही होती है और रास्ते में उसे लवक्राफ्ट मिलता है जिससे वो बात करती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ह्यूमैनो को पकड़ के ले जाता है। फिर जॉन उसे पकड़ के अपनी एबिलिटी से उसको सिटी के सारे ट्रीज से कनेक्ट कर देता है। अगर एक भी ट्री काटा गया तो उसका दर्द ह्यूमैनो को भी होगा। फिर हम गिल्ड लीडर को देखते हैं जिसके प्लेन पे लूसी भी होती है, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था और इसकी एबिलिटी के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है। अब गिल्ड लीडर अपना प्लान रिवील करता है कि वो आखिर आत्सुशी के पीछे क्यों पड़ा है। शहर में कहीं एक बुक है जिसको पाने वाला काफी पावरफुल और बहुत सी एबिलिटी का मालिक हो जाएगा, जिसके लिए उसे आत्सुशी की हेल्प चाहिए। जैसा कि आत्सुशी एक टाइगर है, वो पूरे शहर के लोगों को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है और फिर वो लोग उस बुक को इजीली ढूंढ लेंगे, जिसपे आत्सुशी मना कर देता है। फिर गिल्ड लीडर उसे सेल में बंद कर देता है और नेक्स्ट प्लान एक्टिवेट कर देता है। जैसा कि ह्यूमैनो को जॉन और लवक्राफ्ट ने पकड़कर सिटी के ट्रीज से कनेक्ट कर दिया था, वो कम से कम 20% सिटी को तो कंट्रोल कर ही सकती है और बाकी लोग फिर आपस में ही लड़कर मारे जाएंगे। और उसकी डॉल को गिल्ड लीडर फाड़ देता है, जिससे वो और अनकंट्रोलेबल हो जाती है और सिटी में चारों ओर तबाही स्टार्ट हो जाती है, जिससे पोर्ट माफिया रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस से ज्यादा तो पोर्ट माफिया वाले मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद हम आत्सुशी को देखते हैं जिसके सेल के पास लूसी आती है और उसका मजाक उड़ाती है, जिसको आत्सुशी ये बोल के कि वो दोनों ऑर्फन हैं अपनी साइड कर लेता है और लूसी भी ऑर्फन ही है, इसलिए वो आत्सुशी के दर्द को समझ सकती है। फिर लूसी एक डायमेंशन क्रिएट करती है जिसमें वो आत्सुशी को एक पैरासूट देती है और प्लेन से कूदने को बोलती है, जिसपे आत्सुशी कहता है अगर इन्हें पता चला तुमने मेरी भागने में हेल्प की है तो ये तुम्हें मार देंगे। जिसपे लूसी जब तक वो आता नहीं उसी डायमेंशन में रहने को कहती है और आत्सुशी उसे वापस आने का प्रॉमिस करके वहां से कूद जाता है। लेकिन वो जैसे ही कूदता है गिल्ड वालों को पता चल जाता है और वो उसको शूट करते हैं, जिससे वो हवा में ही जख्मी हो जाता है और अपनी सारी होप खो देता है। और जैसे ही उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, वो अपनी टाइगर फॉर्म में आ जाता है और उसी में नीचे गिरता है और फिर वो वापस से हाफ ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिसे देखकर शूटर काफी इंप्रेस होता है और इस बार दोगुने जोश के साथ उस पे हमला करता है, जिससे उसे एक शॉट लगती है और फिर वो अपनी सारी होप खो देता है। लेकिन तभी उम्मीद की आखिरी किरण दसाई वहां आ जाता है और इस सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए इस कर्ज को खत्म करता है और आत्सुशी को किसी सेफ प्लेस पे लेके चला जाता है और उससे कहता है अगर हमें गिल्ड मेंबर्स को हराना है तो वो अकेले एजेंसी वाले नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। जिसपे आत्सुशी पोर्ट माफिया से हाथ मिलाने को कहता है।
फिर दजाई एजेंसी जाता है और प्रेसिडेंट कुनिकिदा से माफिया लीडर के साथ मीटिंग करने को बोलता है, जिसमें पहले तो उन्हें हैरानी होती है, लेकिन जैसे कि ये बात दजाई ने बोली है तो इसमें कुछ तो बात जरूर होगी, इसलिए वो सभी मान जाते हैं। फिर हम माफिया लीडर और उनके साथियों को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए आए होते हैं और उनके सामने प्रेसिडेंट कहता है, जैसे कि गिल्ड, माफिया और एजेंसी दोनों के दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर हम माफिया लीडर की 8 साल पहले की बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं, जहां वो माफिया लीडर नहीं होता और जो पुराना लीडर होता है वो काफी बूढ़ा हो गया होता है और इसीलिए उसे मारकर खुद माफिया लीडर बन जाता है। और इसे ऐसा करते हुए सिर्फ दजाई ने ही देखा था, इसीलिए इसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं दजाई से मारकर अगला माफिया लीडर ना बन जाए। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां माफिया लीडर प्रेसिडेंट की ऑफर को मान जाता है और एक और ऑफर देता है दजाई का माफिया ज्वाइन करने का, जिसपे दजाई साफ साफ इनकार कर देता है और इसे पता है कि इसे इसी बात का डर है कि कहीं ये इसे मारकर अगला लीडर ना बन जाए, लेकिन वो माफिया ज्वाइन नहीं करेगा। माफिया लीडर के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। फिर हम दजाई और शुया को देखते हैं जो ह्यूमैनो को ढूंढ रहे होते हैं और पूरे दिन के खत्म होने तक दजाई उसे ढूंढ ही लेता है। फिर शुया उनके बेस पे अटैक करता है और सबको जमीन में गाड़ देता है। वहीं लवक्राफ्ट कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन जॉन सब कुछ समझ जाता है और सोचता है आखिर ये दोनों साथ कैसे आए। फिर दजाई जॉन को टच कर देता है, जिससे उसकी एबिलिटी इनएक्टिवेट हो जाती है। अब इनको निपटाने के बाद वो लोग घर के अंदर एंट्री लेते हैं, जहां दजाई ह्यूमैनो को चाकू से मारने की सोचता है, जो कि आते वक्त उसने शुया से चुरा लिया था। जिसपे शुया कहता है, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। और ऐसा सुनते ही दजाई ह्यूमैनो को बचाने की सोचता है और वो लोग ह्यूमैनो और उसकी डॉल को वहां से लेकर बाहर आ जाते हैं और उनकी नजर लवक्राफ्ट पर पड़ती है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उनपे हमला करता है, जिसे शुया रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। दजाई भी दूर जाकर गिरता है। वैसे तो उसने उसको टच कर दिया था, लेकिन उसके टच करने के बाद भी उस पे कोई असर नहीं हो रहा होता। इससे ये समझ जाते हैं कि लवक्राफ्ट की ये कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो तो ऐसा ही एक क्रिएचर है और वो उससे काफी इंप्रेस होते हैं। फिर शुया उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। फिर लवक्राफ्ट दजाई पे हमला करता है और वो दूर जाकर गिरता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। लेकिन रुको, ये उसका एक प्रैंक था और वो एक नकली हाथ था। फिर हम लवक्राफ्ट को देखते हैं, जो कि एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के दजाई शुया को उसकी फुल पावर को यूज करने को कहता है। दरअसल शुया अपनी फुल पावर को बहुत कम यूज करता है, क्योंकि ऐसा करने पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद शुया अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करता है और वो उस पे बहुत से छोटे छोटे ब्लैक होल से अटैक करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी हील हो रहा था, इसलिए उस पे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। अब दजाई जॉन को पकड़ के उसे लवक्राफ्ट को मारने के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहता है, आखिर मुझे पता भी रहता तो मैं नहीं बताता। और बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम इसे बाहर से खत्म नहीं कर सकते, यानी उसे अंदर से खत्म किया जा सकता है। ये सुनते ही दजाई एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जो उसने पहले ही उसके अंदर फिट कर दिया था, और उसके ब्लास्ट होते ही शुया उसको ब्लैक होल में डाल देता है और वो खत्म हो जाता है। यहाँ शुया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसे दजाई शांत करता है और नॉर्मल होने के बाद शुया को काफी दुख होता है कि वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब बचा था सिर्फ जॉन, जिसे ये लोग बड़ी आसानी से निपटा देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रैम्पो और योसानो को देखते हैं, जिनको किसी गिल्ड मेंबर से इनविटेशन आया था और उसका नाम पो है और वो गिल्ड का चीफ आर्किटेक्चर है। तो उसने रैम्पो को इनवाइट करके चैलेंज दिया है और अगर वो जीत गया तो उसे गिल्ड का टॉप सीक्रेट वीकनेस मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चैलेंज ये है कि रैम्पो एक अच्छा डिटेक्टिव है या फिर नहीं, ये उसे प्रूव करना है। पो उसे अपने नोवेल का एक केस देगा जो उसे सॉल्व करना है। केस कुछ ऐसा है कि कातिल कौन है ये उसे बताना है। तो पो उसे अपने नोवेल की कहानी सुनाता है। तो रैम्पो उसे डिटेल में पढ़ने के लिए उस बुक को जैसे ही अपने हाथ में लेता है, वो उस बुक के अंदर चला जाता है और यही इस पो की एबिलिटी है। वो दोनों एक मेंशन में पहुंच जाते हैं और किसी ने उस मेंशन के केयरटेकर को मार दिया है। अब रैम्पो को इसी बात का पता लगाना है कि आखिर ये किसने किया। एंड रैम्पो के पास 2 की हैं, जिसमें एक मेंशन के मेन डोर के लिए है और एक सीक्रेट रूम के लिए जिसमें कुछ भी नहीं है। वैसे तो रैम्पो अपनी अल्ट्रा डिडक्शन की हेल्प से इस केस को 2 मिनट में सॉल्व कर देता, लेकिन इस स्टोरी में उसके पास उसकी ग्लासेस नहीं है।
वैसे हमें तो पता है कि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, वो जो करता है सब अपने इंटेलिजेंस से करता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता। अब जो करना है वो योसानो को ही करना है, इसलिए योसानो मेंशन के सभी लोगों को बुला के उनसे पूछताछ करती है। एंड जो ये किलर है वो एक सीरियल किलर है, तो वो एक किल करके तो रुकने वाला नहीं, वो औरों को भी मारने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए योसानो एक रूम में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हो जाती है और सोचती है जैसे ही किलर आएगा वो उसे पकड़ लेगी, लेकिन वो किलर आके उसकी कुल्हाड़ी से उसी का खून कर देता है। मरने से पहले योसानो रैम्पो से कुछ बात करती है और फिर मर जाती है। उसके बाद रैम्पो योसानो के ग्लासेस पहन के अपने अल्ट्रा डिडक्शन स्किल से 2 मिनट में केस को सॉल्व कर देता है और नोवेल से योसानो के साथ बाहर आ जाता है। रैम्पो काफी शॉक्ड था क्योंकि उसके हिसाब से वो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता था। एक्चुअली रैम्पो ने पो को एक बार पहले भी हरा रखा था। उसे लगा था कि उसने उसे किसी ऐसे नोवेल में फंसाया है कि जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। इसके बाद रैम्पो वहाँ से एक एनवेलप लेके निकल जाता है जिसमें गिल्ड की वीकनेस थी। रास्ते में योसानो से समझाती है जो भी रैम्पो ने किया है वो अपनी इंटेलिजेंस से किया है, इसमें उस ग्लासेस का कोई रोल नहीं है। लेकिन रैम्पो तो अलग ही धुन में था। फिर ये लोग एजेंसी वापस आ जाते हैं जहाँ दजाई उस एनवेलप के सारे पेपर्स को चेक करता है और प्लान बनाता है कि वो उनके एयरशिप पे अटैक करेंगे और इस अटैक के लिए अपने बलि का बकरा अपना आतुशी ही बनेगा। Oh no! एक्चुअली ऐसा नहीं है, उन्हें शिप से भागने के लिए एक तेज बंदा चाहिए और अपने आतुशी की एबिलिटी तो आप लोग जानते ही हैं। अब आतुशी को लूसी और क्योका को बचाना है क्योंकि लूसी को वो प्रॉमिस करके आया था। उसे लगता है कि लूसी अपने डायमेंशन में ही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों ने लूसी को पहले ही पकड़ लिया था और अब वो लोग लूसी को एक ट्रेटर की तरह ट्रीट करेंगे। तानिजाकी और आतुशी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और दजाई अपने दोस्त एंगो से मिलने हॉस्पिटल जाता है। फिर तानिजाकी आतुशी को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है जहां एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो दोनों एयरशिप की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में तानिजाकी अपनी स्नो एबिलिटी का यूज करता है जिससे वो लोग इनविजिबल हो जाते हैं और आतुशी एयरशिप में एंट्री ले लेता है। इसके बाद हम अगुतागावा को देखते हैं जिसने शिप पे अटैक किया होता है। आतुशी शिप में पहुंचने के बाद भी दजाई से कांटेक्ट में रहता है और वो चारों तरफ घूम रहा होता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। ये बात उसे काफी अजीब लगती है। फिर वो एक गेट खोलता है जिससे वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां गिल्ड का कोई टॉप मेंबर पहले से ही होता है और इससे कहता है कि उसे लगा ही था कि एजेंसी और माफिया वाले ऐसा कुछ जरूर करेंगे, इसलिए उसने पहले से ही ये शिप खाली करवा दी थी और ये आधे घंटे में क्रैश हो जाएगी। जिसके बाद गिल्ड वाले माफिया और एजेंसी पे हमला कर देंगे, जिसे सुनकर आतुशी दजाई से पूछता है, जिसपे दजाई कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तो अब शिप में अगुतागावा, आतुशी, गिल्ड मेंबर, गिल्ड लीडर और क्योका है एंड ये शिप आधे घंटे में क्रैश होने वाली है। तो ये सब रोकने के लिए आतुशी इधर उधर बॉस को ढूंढने लगता है कि तभी उसे अगुतागावा मिल जाता है, जिसपे आतुशी दजाई से पूछता है कि आखिर अब वो क्या करे। दजाई कहता है कि अगर ऐसे हालात में तुम मुझसे लड़ते हो तो अपने साथ साथ और कितनों को भी मरवा दोगे, इसलिए उससे मेरी बात करवाओ। अब हम तो जानते हैं कि अगुतागावा सिर्फ दजाई की ही बात मानता है, इसलिए दजाई उससे बात करने को कह रहा था और जब वो दजाई से बात कर रहा होता है उतनी ही देर में आतुशी वहाँ से निकलकर फाइनली बॉस को ढूंढ ही लेता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसपे पहले तो वो इधर उधर की बकवास करता है और फिर वो बताता है उसने उसे पकड़वाने के लिए न जाने कितने लोगों पे पैसे बर्बाद किए, लेकिन अब वो खुद आया है और वो उसे ले जाएगा। फिर वो उसे फाइट के लिए चैलेंज देता है और कहता है अगर तुम जीत गए तो शिप को क्रैश होने से बचा लोगे। दरअसल इस शिप पे TNT भी होते हैं। अगर ये शिप शहर के बीचों बीच क्रैश होता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और ऐसा आतुशी नहीं होने दे सकता। फिर वो 3 तक काउंटिंग करता है और इसके बाद वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं और गिल्ड लीडर आतुशी को अपनी एबिलिटी से बड़ी आसानी से हरा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि अगुतागावा आकर उसे बचा लेता है। वैसे बंदे की क्या किस्मत है, जब भी मरने वाला होता है कोई ना कोई आकर इसे बचा ही लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं और वो फ्लोर पे चढ़ के वहाँ से निकल जाता है और फिर आतुशी को मारने लगता है और कहता है तुम 1 नंबर के बेकार इंसान हो, तुम्हारे पास टाइगर की एबिलिटी है, इसकी बात भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी खुद की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम किसी को भी बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल देते हो। लेकिन तभी वहां वॉल तोड़ के गिल्ड लीडर आ जाता है और फॉर्चुनेटली उससे बचते बचाते वो दोनों कार्गो एलिवेटर में घुस जाते हैं और वहां भी अगुतागावा आतुशी को धोने लगता है। लेकिन बातों ही बातों में वो सच उगल देता है कि वो कभी भी आतुशी से हेट नहीं करता था,
बस वो उससे थोड़ा सा जेलस है क्योंकि दजाई अब उसके साथ है और पहले वो अकुतागावा के साथ था, जिसे सुनकर आसुशी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर वो एंड में सोचते हैं अब इससे छिपके कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो गिल्ड लीडर से लड़ने चले जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि गिल्ड लीडर की एक डॉटर थी जो कि मर चुकी है और उसकी वाइफ मेंटली सिक है, जिसको लगता है कि उसकी बेटी लंदन में पढ़ाई कर रही है और वो उस सुपर एबिलिटी बुक से अपनी डॉटर को जिंदा करना चाहता है। इसलिए वो उस बुक को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और आतुशी और अकुतागावा भी अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर आतुशी और अकुतागावा उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन उल्टा उसी से पिटने लगते हैं, जिसपे उन्हें लगता है कि वो अकेले तो इसे हरा नहीं सकते। इसलिए वो दोनों अपनी फुल पोटेंशियल के साथ मिलकर उस पे अटैक करते हैं, जिससे गिल्ड लीडर काफी इंजर्ड हो जाता है और करीब करीब हार ही जाता है। लेकिन आतुशी और अकुतागावा की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब होती है। तभी गिल्ड लीडर वापस से उठ जाता है, लेकिन इस बार वो उनसे फाइट नहीं करता बल्कि प्लेन से कूद कर सुसाइड कर लेता है, जिससे आतुशी रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता। आतुशी को लगता है कि शिप के कंट्रोल भी उसी के साथ चले गए हैं, इसलिए वो पागलों की तरह चीखने लगता है, जिसपे अकुतागावा उसको एक फ्रेंडली हाई फाई देता है और बताता है कि उसने पहले ही शिप के कंट्रोलर ले लिए थे। उस कंट्रोलर की हेल्प से वो शिप को क्रैश होने से रोक लेते हैं और चैन की सांस लेते हैं। तभी सिस्टम वापस से स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों फिर से टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी दजाई इनकी हेल्प करता है। दरअसल ये दोनों जब मारामारी कर रहे होते हैं, दजाई एयरशिप में बैठी क्योका को कंट्रोल कर रहा होता है। वो उस एयरशिप को क्रैश होने से बचा तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी डायरेक्शन सिटी से दूर ओशियन में जरूर मोड़ सकता था, जिससे काफी लोगों की डेथ होने से बच जाएगी। लेकिन इसमें क्योका नहीं बच पाएगी क्योंकि उसके पैरों में चेन बंधी हुई है और वो अपनी पावर का यूज भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी क्योका ये करती है क्योंकि उसे ऐसा करने से लाखों लोगों की जान बचाने का मौका मिल रहा था। शिप ओशियन में क्रैश हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही आतुशी, अकुतागावा और गिल्ड मेंबर शिप से बाहर निकल जाते हैं। आतुशी काफी दुखी होता है क्योंकि क्योका अब नहीं रही और चीख चीख के रोने भी लगता है। तभी वहाँ पर दजाई और प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि उसकी एबिलिटी ऐसी है कि एजेंसी के सभी मेंबर्स अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आतुशी भी एजेंसी ज्वाइन करने के बाद अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने लगा था। तभी क्योका अपनी डीमन स्नो एबिलिटी की हेल्प से ओशियन से बाहर आ जाती है, जिसको देख के आतुशी बहुत खुश होता है। अब क्योंकि क्योका ने पहले ही एजेंसी ज्वाइन कर लिया था, इसलिए अब वो अपनी पावर्स का यूज कर सकती है। अब गिल्ड का लीडर ही नहीं रहा तो सभी गिल्ड मेंबर अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो कोई अपनी फैमिली के पास वापस चला जाएगा तो कोई कुछ और करेगा। जॉन इस सिचुएशन को वापस से ठीक करेगा और लवक्राफ्ट ओशियन में डीप स्लीप के लिए चला गया। शिप को बनाने और चलाने वाले गिल्ड मेंबर भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अब एजेंसी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जैसा कि आपको याद होगा, वो सर पे रकून रखे घूमने वाला पो वो भी इनकी परमिशन से एजेंसी ज्वाइन कर लेता है और सभी लोग उसको काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। पोर्ट माफिया भी ड्रिंक पी के सेलिब्रेट कर रही होती है। वहाँ एजेंसी में आतुशी नोटिस करता है कि दजाई तो है ही नहीं और फिर हम दजाई को देखते हैं जो कि अपने माफिया फ्रेंड के साथ एक पेंटिंग को देख रहा होता है। दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं और दजाई कहता है मेन प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। इससे हम समझ सकते हैं कि सीजन 3 में कुछ तो धमाल होने वाला है। और इस एपिसोड के एंड में जो इस शिप को कंट्रोल कर रहा होता है उसकी एक झलक दिखाई जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सेकंड सीजन यहीं खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।